हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज लाई हूँ जिसे अब तक YouTube में किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है, और वो भी कंप्लीट सीजन 1, जिसके ऑल एपिसोड्स को हमने एक ही लॉन्ग वीडियो में कवर किया है। इसकी कहानी वाकई में अमेजिंग है, जो कि आपको किसी ट्रेजर हंट का एक्सपीरियंस करवाएगी। अब बहुत सारे ज्ञानी लोग कहेंगे कि मैं सारी ही सीरीज के बारे में ऐसा ही कहती हूँ, लेकिन आप इस सीरीज को खुद देखें और फिर मुझे कमेंट करना कि मैं सही कह रही थी कि नहीं। साथ ही हमारे इस चैनल में एक न्यू धमाकेदार सीरीज चल रही है जिसे आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं, और इसका लेटेस्ट एपिसोड आज ही मैंने अपलोड किया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज आप उसे जरूर देखना। तो चलिए बिना इस सीरीज की कहानी को रिवील करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दो चोरों को दिखाया जाता है कि कब्रों के साथ रखे हुए सामान की चोरी करते हैं। अब वो एक ग्रेव को खोदने ही वाले होते हैं कि वहाँ पे एक लड़की अपीयर होती है। इसका नाम सौजिया होता है और ये उन दोनों चोरों को वहाँ पे रोकती है। इसके बाद वो किसी को मैसेज करती है कि यहाँ पे दो चोर इसे मिले हैं, जिसे उसने आसानी से यहाँ पे हरा दिया है, और वो आगे की जर्नी अब अकेले ही तय करने वाली है। इसलिए कोई उसे नौसिखिया ना समझे और वो आज की जर्नी में कई सारे ट्रेजर्स को ढूंढ लेगी। तभी उन दोनों चोरों में से जो लीडर होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। सौजिया उसे पकड़ने जाती है और ये दोनों ही एक खाई में गिर जाते हैं। लकीली सौजिया अपने आप को बचा लेती है। जब वो उस खाई के अंदर गिरती है तो उसे पता चलता है कि एक बहुत एंशिएंट टॉम्ब है, जो किसी मिलिट्री कमांडर की ग्रेवयार्ड लग रही है। अब आगे बढ़ने पर वहाँ पे उसे अजीब सी कोल्डनेस महसूस होने लगती है। अचानक से जो वहाँ पे गार्ड्स खड़े होते हैं वो एकदम जाग जाते हैं और अचानक से वो सौजिया को कैप्चर कर लेते हैं। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें इस सीरीज का मेन लीड दिखाया जाता है, जिसका नाम फैंग यी होता है। फैंग यी यहाँ अपने मास्टर की कब्र पे श्रद्धांजलि दे रहा होता है। यहाँ उसकी बातों से हमें पता चलता है कि फैंग यी अनाथ था। बचपन से ही उसके मास्टर ने उसे पाला था, इसके कारण उसे प्राचीन किताबों के साथ साथ एंटीक की भी काफी नॉलेज थी। और इसी नॉलेज के कारण उसने अपने दोस्तों के साथ मिल करके एक एंटीक और आर्टिफैक्ट वाली शॉप ओपन की है। लेकिन अब तक उसे उस लॉकेट के रहस्य के बारे में नहीं पता चला है, जो बचपन से ही उसके गले में था, और इस लॉकेट को वो गबाला बोलता था। आगे वो इस गबाला लॉकेट के बारे में बताता है और उसकी रहस्यमय शक्तियों के बारे में उसे तब पता चलता है कि जब एक दिन बिल्ली को बचाने के कारण एक गाड़ी के नीचे वो आने ही वाला होता है कि तभी गबाला की शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती है और वो अपने आप को एक नए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पाता है, जहाँ पे वो मिस्टीरियस कल्टीवेशन मेथड की प्रैक्टिस करता है, जिसके कारण अब उसके अंदर एक ऐसी मार्शल आर्ट की पावर आ जाती है जो उसे सुपर ह्यूमन बना देता है। और तब से लेकर आज तक गबाला उसे हर तरह की डेंजरस सिचुएशन से बचाता आ रहा है, लेकिन उस रहस्यमय ट्रेजर की जानकारी अब तक यहाँ फैंग यी को नहीं चला है। साथ ही उसका ओरिजिन क्या है और वो कहाँ से आया है, इसके बारे में भी वो कई सालों से जानने की कोशिश कर रहा है। अब आगे वो अपने ख्यालों से बाहर निकलता है जैसे उसे एक कॉल आती है। हाँ, उसके दोस्त उसे अपनी शॉप पे बुलाते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि इनकी जो टीममेट है सौजिया, वो कल रात से ही गायब है और इसकी लोकेशन को ये लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जिसपे यहाँ फैंग यी को एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज होती है और वो इस टेक्निक का यूज करके ये पता लगा देता है सौजिया अब एक बड़े डेंजर में है। तभी ये लोग उसकी लास्ट लोकेशन का पता जानते ही उस जगह पे सौजिया को ढूंढने चले जाते हैं। अब यहाँ उस ग्रेवयार्ड पे जाने के बाद उन्हें वही चोर बंधा मिलता है। उसकी काफी कुटाई करने के बाद उससे पता चलता है जब सौजिया और उसका लीडर इस खाई के अंदर गिर चुके थे तो उस मकबरे की आत्माओं ने इन दोनों को निगल लिया। इसके बाद वो चोर उन्हें बताता है कि इसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ याद नहीं। बाकी फैंग यी वहाँ पे अपनी कंपास जैसी डिवाइस ओपन करता है। इससे उसे पता चलता है कि इस पूरे इलाके में एक अजीब सा जादू किया गया है, जिसके कारण यहाँ कभी भी सनराइज नहीं हो सकती। यहाँ पे जो मकबरे बनाए गए हैं वो किसी आम इंसान के नहीं बल्कि इमॉर्टल्स के हैं, जिसके कब्रों की चोरी करने के लिए ही ये रॉबर्स यहाँ पे आए थे। अब यहाँ पे फैंग यी जैसे ही देखता है कि वो गबाला एकदम गर्म होने लगा था, इनके इस प्लेस में जाना किसी खतरे से खाली नहीं था। फिर भी यहाँ पे जो फैंग यी होता है सौजिया को बचाने के लिए उन दोनों समेत उस खाई में चला जाता है। जिससे पहले तो फैटी उस खाई के अंदर जाने से मना करता है, ये कहते हुए कि वो यहीं पे इस चोर की निगरानी करेगा। जिसपे सनपो उसे ये कह के मना लेता है कि हो सकता है कि उस खाई के अंदर हमें एक ऐसा मकबरा मिले जहाँ पे ट्रेजर्स की कमी ना हो। अब आगे वो तीनों उस खाई के नीचे उतरते हैं, जहाँ पे उन्हें एक टूटा फूटा मकबरा मिलता है। लेकिन ये मकबरा आगे जाते ही और बड़ा हो जाता है और जैसे ही वो इसके आगे बढ़ते हैं वहाँ पे उन्हें फिर से एक अजीब सी कोल्डनेस महसूस होती है। और अगर इस तरह की घोस्टली प्लेस में अगर किसी को ठंड महसूस होती है तो समझ जाओ कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। आगे वो उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी यहाँ फैटी को एक चमकीली सी ट्रेजर दिखती है, जिसमें फैंग यी उसे कहता है कि जो चीज जहाँ पे रखी है वहीं उसे रख दो, क्योंकि अगर तुमने इस तरह की कोई भी चीज चुकाई तो हो सकता है तुम्हें अपनी जान से ही इसकी प्राइस देनी पड़े।
अब आगे जैसे वो लोग अंदर बढ़ते हैं, उन्हें उस मकबरे का सेंटर वहाँ पे मिलता है। पे एक मेन कब्र रखी होती है और उसके चारों तरफ एक एरिया बनाया गया होता है। तो उस ग्रेव के ऊपर कई सारे कॉफिन्स टंगे होते हैं। अब जैसे ही फैंग यहाँ उनसे कहता है कि ये इस मकबरे का मेन चेम्बर हो सकता है, तो उसकी कोई भी चीज को तुम लोगों को टच नहीं करनी है। आगे वो उस सेंटर ग्रेव को देखने लगते हैं, जिसका ओनर एक प्रिंस होने के साथ साथ एक जनरल भी था। लेकिन आगे यहाँ जो फैटी होता है वो उस चमकने वाली क्रिस्टल को तोड़ देता है। इसके कारण वहाँ जो स्टैचू बने गार्ड्स होते हैं वो सभी के सभी एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ फैटी फैंगी को बता रहा होता है कि वो अब करोड़पति बन गए, क्योंकि उसने एक नए ट्रेजर को ढूंढ लिया है। इस तरह के जीन स्टोन जो होते हैं वो काफी ज्यादा प्रीशियस होते हैं। इससे पहले कि फैंगी उसे कह पाता है कि तुमने इस चीज को क्यों टच किया, वो स्टोन जो होती है वहीं टूट जाती है। अब ये जो जीन स्टोन था वो एक एक्सट्रीमली इन प्लेस पे पाई जाती है, जिसके टूटते ही वो सभी सोए हुए मकबरे के जो गार्ड्स होते हैं वो सभी जाग जाते हैं। अब यहाँ वो किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं लग रहे होते हैं। वो सारे के सारे गार्ड्स यहाँ इन तीनों पे अटैक करते हैं। इसका सामना वो सभी लोग कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ जो फैंगी की पावर्स होती है वो इस तरह की डेंजर सिचुएशन में उस गबाला के कारण और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ हम उसकी मार्शल आर्ट की पावर को भी देखते हैं, जो कि मात्र 1 सेकंड में ही सारे के सारे गार्ड्स को फ्रीज कर देता है। आगे यहाँ फैंगी उन्हें बताता है कि इस जगह की सबसे खतरनाक चीज जो है यहाँ की नेगेटिव एनर्जी है, इसने इन सारे गार्ड्स को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया। सबसे बड़ी बात ये है कि इस जो मकबरे का ओनर है उसने जानबूझ करके अपने आप को इस डार्क प्लेस पे करवाया है। इसका मतलब बस यही हो सकता है कि ये एक इमॉर्टल है। इमॉर्टल होते हुए भी ये नहीं चाहता कि वो किसी भी हाल में इस दुनिया में दोबारा से रीइंकारनेटेड हो, मींस के दोबारा से जन्म ले सके। एंशिएंट बुक में ये पाया गया था कि इस तरह के जो ग्रेवयार्ड्स होती थी कैम्बेरियन डायनेस्टी में ही बनाए जाते थे। जिसपे अब सनपो से कहने लगता है कि अगर ये वही लेजेंडरी कैम्बेरियन डायनेस्टी के ग्रेवयार्ड है तो हमें इस कब्र को खोलकर देखना चाहिए कि यहाँ पे कौन है। ये लोग वैसा ही करते हैं, लेकिन उस कब्र के अंदर हमें सौजिया लेटी हुई दिखती है। लेकिन यहाँ सौजिया पर वो नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से हावी थी और यहाँ वो अजीब तरीके से हंसते हुए उन सभी पे अटैक करना शुरू कर देती है। यहाँ पे लगातार वो अपने भाले से फैंगी पे अटैक कर रही होती है कि तभी यहाँ फैंगी सोचता है वो इस सेंटर ग्रेव के तलिस्मान एरे का यूज कर सकता है। जैसे ही वो तलिस्मान एरे को एक्टिवेट करने के लिए आगे बढ़ता है, यहाँ सौजिया उसपे फिर से अटैक करती है, जिसपे आगे अब सनपो और फैटी सौजिया का ध्यान भटकाते हैं। तब तक यहाँ फैंगी जो होता है उन सब एरेस को एक्टिवेट कर देता है। इसके सारी की सारी लाइट एनर्जी सौजिया पे पड़ती है और उसके अंदर जो नेगेटिव येन एनर्जी होती है वो रिलीज हो रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एरे अचानक से बंद हो जाता है, क्योंकि ऊपर टंगी हुई जो कॉफिन्स होती है उस एरे पे गिर जाती है। लेकिन यहाँ पे फैंगी जो होता है वो सौजिया को हिट करके बेहोश कर देता है। जैसे ही वो पूरा ग्रेवयार्ड यहाँ पे कोलैप्स करने वाला होता है, वो चारों यहाँ से बच के निकल जाते हैं। आगे यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से शॉप का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे सौजिया अब भी बेहोश पड़ी थी। यहाँ फैंगी उन्हें बताता है कि उसने फौजिया के अंदर जितनी भी नेगेटिव येन एनर्जी थी उसने अपने गबाला मंदिर का यूज करके उसे वापस तो निकाल दिया है, लेकिन फिर भी उस डार्क प्लेस की मैजिक सर्कल को रिवर्स करने के लिए इसे पूरे 1 मंथ लग जाएंगे। इसके बाद ही फौजिया के शरीर के अंदर जो कोल्डनेस है वो पूरी तरह से बाहर आ पाएगी। उस समय तक ये लोग को वेट करना होगा और तब तक ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तभी फैटी उन्हें कुछ बताता है कि उसने उसी जीन स्टोन के बारे में कुछ सर्च किया है कि इस तरह के एक्सट्रीमली यिन स्टोन ऐसी जगह ही ग्रो करते हैं जिस जगह पे यिन एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये सुनते ही फैंगी उनसे तुरंत ही कहता है कि जब ऐसी बात है तो हमें सबसे पहले मिस्टर ए मिंग को ढूंढना होगा। ये ए मिंग कौन होता है और फैंगी उसे क्यों ढूंढना चाहता था, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जो सौजिया होती है उसने अपने आप को उन ज़ॉम्बीज़ से बचाने के लिए वही मकबरे में चली जाती है। इसके कारण उसके ऊपर एक्सट्रीमली नेगेटिव यिन एनर्जी हावी हो जाती है। लेकिन यहाँ फैंगी उसे तो एन वक्त पे बचा लेता है, लेकिन अब उसकी बॉडी में से वो एक्सट्रीमली नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए उसे अब एक ऐसे प्लेस की तलाश होती है जहाँ पे यिन एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और ऐसी जगह उन्हें मिल भी जाती है जो कि कई साल पहले किसी एमिंग नाम के बंदे ने ढूंढा था। वो एक ऐसी डेंजरस मैन ईटिंग गुफा होती है जिसके बारे में आज तक किसी ने डिस्कवर नहीं कर पाया था। सिर्फ एमिंग नाम के बंदे को ही वहाँ पे जाने का रास्ता मालूम था। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और ये सभी उसी एमिंग को ढूंढने जा रहे होते हैं, जहाँ पे सौजिया काफी ज्यादा परेशान होती है कि सिर्फ उसके कारण ही इनके दोस्तों को इतने बड़े खतरे में जाना पड़ रहा है। जिसपे फैंगी उसे कंसोल करते हुए कहता है कि अगर वो उस रात सौजिया के साथ चला जाता तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। रही बात उसके वापस से नॉर्मल होने के लिए, तो फिलहाल के लिए उसने अपनी ट्रू एनर्जी का यूज करके उसकी नेगेटिव एनर्जी को तो सप्रेस कर दिया है, जिससे वो कुछ देर के लिए तो एक नॉर्मल पर्सन रहेगी जब तक उन्हें वो एक्सट्रीमली येन वाली प्लेस ना मिल जाए।
बाकी वो लोग उसी गांव में पहुंचते हैं जहाँ पे अमिंग होता है, पर वहाँ पे लोगों की भीड़ लगी होती है, जहाँ पे ये पता चलता है कि कोई धनी महिला है जो कि उन रोजवुड के टिम्बर को खरीदने के लिए आई है, जिनका तस्करी करना इलीगल है। यहाँ पे वो अपने साथ एक एक्सपर्ट भी लाई होती है ताकि वो उन लकड़ियों की जांच कर सके। अब ये खास तरह की रेयर हंगोली वुड होती है, जिसके सॉफ्ट टेक्सचर्स और रिफ्रेशिंग अरोमा के साथ साथ इसके अंदर एक घोस्ट शेप की आकृति बनती है, और वो जितना ज्यादा रेड होता है वो इतना ही ज्यादा कीमती होता है, इसलिए इनको तोड़ना या बेचना पूरी तरह से इलीगल होता है। आगे वो जो एक्सपर्ट होता है वो उस धनी महिला से कहता है कि ये लकड़ियाँ उतनी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, जिसपे वो धनी महिला उसी बंदे को जिसने इस लकड़ियों को लाने में अपनी जान जोखिम में डाली थी उसे 80,000 का मुआवजा देती है, ये कहते हुए कि ये इतनी ज्यादा प्रेशियस और वैल्यूएबल नहीं है, तब भी तुम मेरी सिंसियरिटी देख सकते हो कि मैं इन्हें खरीद ले रही हूँ। अब वो जो बंदा होता है वो और कोई नहीं बल्कि अमिंग ही होता है, जो उससे कहता है कि अगर मेरे ग्रैंड डॉटर की इलाज की बात नहीं होती तो वो उस लकड़ियों को कभी नहीं तोड़ता, इन्हें हार्वेस्ट करने के लिए और कई साल देता, ताकि बाद में इन्हें काटने पर उसे इसकी 4 गुनी कीमत ज्यादा मिलती। अब यहाँ हमें सभी विलेजर से पता चलता है कि जो अमिंग होता है उसकी जो फैमिली होती है वो एक कार एक्सीडेंट में नहीं रहे। कार एक्सीडेंट में उसकी ग्रैंड डॉटर ही बच पाई, जो कि अब पूरी तरह से पैरालिसिस है। रोसी के इलाज के लिए अमिंग इतनी मेहनत करता है, लेकिन उसका बैड लक देखो कि आज उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। अब ये सुनते ही फैंगी उसकी मदद करने को सोचता है, और यहाँ वो अनाउंस कर देता है कि वो उन सारी लकड़ी के टिम्बर के बदले उस अमिंग को 2 लाख रुपए देगा। इससे यहाँ फैंगी और उस एक्सपर्ट के बीच में बहस होने लगती है। एक्सपर्ट कहने लगता है कि मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस का तुम इस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकते, और मैंने ये जब कह दिया कि ये सारी लकड़ियाँ वैल्यूएबल नहीं है तो वैल्यूएबल नहीं है, जिसपे फैंगी और उस एक्सपर्ट में एक शर्त लग जाती है कि अगर इन लकड़ियों के लट्ठे को अनरैप कर दिया जाए तो इसकी कीमत 2 लाख से भी कहीं ज्यादा होगी, और अगर ये वैल्यूएबल ना निकली तब भी वो 2 लाख रुपए का ऑफर उस अमिंग को ही दिया जाएगा इन सारी लकड़ियों के बदले में। अब इनके इस बेट पे भी यहाँ सौजिया ये बेट लगा लेती है कि अगर इस एक्सपर्ट और फैंगी इन दोनों में से जिसकी बात सही निकली तो उसे मैं 5 लाख रुपए का इनाम दूंगी, जो कि मेरी इस कार्ड में है। इस पे वो एक्सपर्ट अब उन लकड़ियों में से एक लट्ठे को चूज करने लगता है, जिसपे वो धनी महिला उसे ऐसा करने से रोकती है और यहाँ कहती है कि फैंगी को ही ऐसा करने दो, जबकि इतनी बड़ी उसने यहाँ पे बेट लगाई है। अब यहाँ फैंगी उसे एक लट्ठे को चूज करता है, और यहाँ हम उसकी कबाला की मार्शल आर्ट्स के पावर को देखते हैं, और अपनी इस मार्शल टेक्निक का यूज करते ही वो 1 सेकंड के अंदर ही उसे एक लकड़ी के लट्ठे को पूरी तरह से अनरैप कर देता है। अब वो एक्सपर्ट इसकी जाँच करने लगता है, तो वो बोलता है कि तुम इस राउंड में तो पूरी तरह से फेल हो गए, तो मान लेते हैं कि इनमें थोड़े से स्ट्रक्चर्स तो बन रहे हैं, इसीलिए इनकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिसपे फैंगी उसे कहता है कि अभी तुमने दूसरा राउंड देखा ही कहाँ है, क्योंकि मेरे हिसाब से इनकी कीमत 2 लाख रुपए से अबव है। तो आगे वो एक और टिम्बर निकालता है और उसे बीच से ही काट देता है, और उसके अंदर से उस गहरे लाल रंग को देखते ही, जो कि एक घोस्ट फेस की आकृति बनाता है, वो जो एक्सपर्ट होता है इसे देखते ही लड़खड़ा जाता है। हाँ, उसके मुंह से बस यही निकलता है कि वो उसके लिए 4 लाख रुपए देगा। तभी वो धनी महिला उठ खड़ी होती है और यहाँ पे अनाउंस करती है कि वो इन सारे टिम्बर्स के लिए अमिंग को 1 मिलियन देगी। तभी हम आगे देखते हैं कि फैंगी एक विलेजर से पूछ रहा होता है कि ये अमिंग वही है जिसने कुछ ही साल पहले उस डार्केस्ट गुफा को डिस्कवर किया होता है। अब जैसे ही वो विलेजर उस गुफा का नाम सुनता है, यहाँ मानो वो ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। यहाँ फैंगी को झिड़कते हुए उससे आंखें छुड़ा के वहाँ से चला जाता है। आगे वो धनी महिला अपने आप को यहाँ इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम सूजन है, और वो इस पूरे कॉन्टिनेंट की बाइशी ज्वेलरी बनाने की ओनर है। यहाँ वो फैंगी को अपने साथ काम करने का ऑफर देते हुए चली जाती है। आगे जो अमिंग होता है फैंगी की मदद करने के लिए उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि इस पैसे से वो अपनी ग्रैंड डॉटर का इलाज करा सकता था, और वो खुशी के मारे उन 1 मिलियन से 1 लाख रुपए देने का फैंगी को वादा भी करता है। जिसपे फैंगी उसे कहता है कि हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, बस हमें आपकी एक मदद चाहिए कि आपको हमारे लिए गाइड बनना होगा। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें अमिंग के घर को दिखाया जाता है। जैसे ही वो लोग यहाँ पे उस डार्केस्ट केव का जिक्र करते हैं, अमिंग तो वहाँ पे गुस्से में उतावला हो जाता है। का बस यही जवाब होता है कि वो किसी भी हाल में उस मैन ईटिंग केव में दोबारा नहीं जाएगा। और यहाँ इन लोगों के काफी ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद अमिंग का बस एक ही जवाब होता है कि नो मीन्स नो। आगे यहाँ अमिंग उनसे कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम लोगों को ये न्यूज किसने दी, तो मेरी मानो कि तुम्हें उस गुफा में कभी नहीं जाना चाहिए। इस पे फैंगी यहाँ पूरी सच्चाई उन्हें बता देता है कि उन्हें किसी भी हाल में उस गुफा में जाना होगा, ताकि वो सौजिया के बॉडी के अंदर से उस एक्सट्रीमली नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल सके। उस डायनेस्टी के ताइची आयरी को उसके अंदर से पूरी तरह से खत्म करने के लिए उन्हें उस डार्केस्ट केव में जाना ही होगा।
अब इतना शोर सुनते ही उसके जो ग्रैंड डॉटर होती है वो वहाँ पे आ जाती है, जिसे देखते ही फैंगी उससे कहता है कि वो उसके ग्रैंड डॉटर को हील कर सकता है। और अब कुछ देर के बाद हम फैंगी को उसकी ग्रैंड डॉटर के साथ बाहर निकलता देखते हैं, जो कि अब अपने पैरों पे खड़ी थी और चल भी पा रही थी। ये देख के अमीन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उनसे कहने लगता है कि चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए तो भी वो उसके इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकता। इसीलिए उन सभी को उस मैन ईटर केव में जाने के लिए वो गाइड करेगा। अब आगे यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम उन सभी को उस केव की तरफ जाते देखते हैं। उन्हें काफी टाइम लग जाता है उस माउंटेन की पहाड़ी के ऊपर चढ़ने में ही, लेकिन काफी का टाइम गुजरने के बाद वो उसकी चोटी पे पहुंच ही जाते हैं, जहां अमिंग अपनी ग्रैंड डॉटर के इलनेस को क्योर करने के लिए उन्हें फिर से थैंक यू कहता है, क्योंकि उसके लिए ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। और इसी कारण इवन कि वो आज अपने पूर्वजों को नाराज करते हुए उस इमॉर्टल शिरीन के नजदीक उन सभी को ले जा रहा होता है। इस जर्नी में फैटी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका होता है। वो लास्टली उन सीढ़ियों से ही गिर जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनकी तरफ एक जंगली भालू तेजी से दौड़ता हुआ आता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे देख पाते, हमारा ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं वो उस ओल्ड मैन अमिंग को कन्विंस कर लेते हैं अपना गाइड बनने के लिए, जो उन्हें उस मैन ईटिंग केव की तरफ ले जाएगा। अब आगे वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, जहां रास्ते में उनका सामना एक बहुत बड़े जंगली भालू से होता है, जो कि अचानक से उन पे हमला कर देता है। लेकिन फैंगी के पास उसकी गबाले की सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं, इसका यूज करते ही वो जंगली बेयर तुरंत वहाँ पे शांत हो जाता है। आगे उसके जाते ही ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, जहाँ काफी देर चलने के बाद उन्हें वो माउंटेन दिख जाता है जिसके पार वो मैन ईटिंग गुफा थी। अब उस माउंटेन की एकदम खड़ी चढ़ाई होती है जिसे उन्हें रस्सियों से पार करना होता है। अब आगे वो जैसे ही माउंटेन की चोटी पे पहुंचते हैं, उन्हें वो गुफा नजर आती है, जिसे देखती ही अमीन को उसी खतरनाक दिन की याद आ जाती है, जहां काफी लोग उस यीन स्टोन को पाने के लालच में उस गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बंदा बाहर नहीं आ पाता और वो गुफा उन सभी को अमीन के सामने ही निगल लेती है। अमीन के इस डर को फैंगी समझ जाता है, इसीलिए वो उसे गुफा के बाहर ही रहने को कहता है, और अगर 1 घंटे के अंदर वे इस गुफा से नहीं निकले तो अमीन को रेस्क्यू टीम को लाना होगा। जिसपे फैटी, जो 1 नंबर का फट्टू होता है, वो अमीन के साथ रुकने का डिसाइड करता है, लेकिन सनपो से ये कहते हुए गुफा के अंदर ले जाता है कि अब इतनी भी ज्यादा डरपोक नहीं बनो, कि हमारे पास भी फैंगी है जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स है। लेकिन अमीन यहाँ फिर फैंगी को ये चेतावनी देता है कि चाहे तुम्हारे पास जितनी भी सुपर नेचुरल पावर हो, ये गुफा किसी को नहीं छोड़ती, और अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस होता है तो तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा। अब इसके लिए यहाँ फैंगी सभी को एक प्रोटेक्टिव जेड पेंडेंट देता है, जो कि एक्सट्रीमली येन एनर्जी को रोक सकता है। अब आगे सभी उस पेंडेंट को पहन लेते हैं और वो सभी उस गुफा के अंदर पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें काफी ज्यादा ठंड महसूस होती है, जो कि उस मकबरे वाली जगह से भी ज्यादा कोल्ड थी। तो यहाँ फैंगी समझ जाता है कि जहाँ इस तरह की मिस्टीरियस कोल्डनेस होती है, एक्सट्रीमली येन एनर्जी वहीं पाई जाती है। इसी एक्सट्रीमली येन एनर्जी वाली जगह की वे लोग तलाश कर रहे थे, ताकि सोजिया के अंदर की नेगेटिव एनर्जी को वो निकाल सके, और अगर वो नेगेटिव एनर्जी सोजिया के बॉडी से नहीं रिलीज हुई तो वो 1 घंटे के अंदर ही उसी मॉन्स्टर वाले ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब आगे फैंगिया अपनी यूनिक से कंपास का इस्तेमाल करके उस येन एनर्जी वाले डार्क प्लेस को तो ढूंढ लेता है, जिसपे सोजिया उसे याद दिलाती है कि एक्सट्रीमली येन प्लेस तो वो होता है जहाँ पे येन स्टोन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो किसी प्रकार के कोई येन स्टोन का नामो निशान भी नहीं है। जिसपे फैंगी उसे बताता है कि येन स्टोन के अपेयर होती ही वहाँ की जो येन एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो जाती है। तो हो सकता है कि इस गुफा के अंदर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे येन एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, लेकिन अभी हमारे लिए तुम्हारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी को निकालना जरूरी है, क्योंकि मैंने अपने गबाले की पावर से जो तुम्हारी एनर्जी को स्टोर किया था वो कभी भी खत्म हो सकती है और वापस से तुम म्यूटेट हो सकती हो। उसके इतना कहते ही हम सोजिया को देखते हैं, जो कि अब म्यूटेट हो चुकी थी और फिर से उस ज़ॉम्बी के अंदर उसकी इविल एनर्जी हावी होने लगती है। लेकिन फैंगी अपने गबाले की पावर से वापस से उसकी नेगेटिव एनर्जी को सील करता है। वो उसे बताता है कि ऐसा होने का कारण ये था कि यहाँ की जो एक्सट्रीमली कोल्डनेस है, इसने तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी को ट्रिगर कर दिया है, और मेरी इस गबाले की पावर ने तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी को तो टेम्परेरी सील कर दिया है। अब ये सुनते ही कि वो गबाला येन एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, सोजिया यहाँ फैंगी से उस गबाला को मांगने लगती है, लेकिन फैंगी उसे ये देने से मना कर देता है, क्योंकि ये उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी थी। आगे फैंगी अब तक के छुपाए हुए अपने सीक्रेट को यहाँ रिवील करता है कि जब मास्टर ने उसे पहली बार उठाया था, उसके पास इस गबाले के अलावा कुछ नहीं था। 18 साल के होने के बावजूद ही उसने इस गबाला के अंदर की नेचुरल पावर को जाना है, तभी से गबाला ने उसे अपना लॉर्ड चूज किया है, और तभी से ही उस लॉकेट गबाला ने अपनी सारी सुपर नेचुरल पावर्स फैंगी को दी है। आगे वो अपनी जिंदगी का मकसद भी उन्हें रिवील करता है कि उसे अब अपने पेरेंट्स को ढूंढना है, जिनके पास इसी तरह के सुपर नेचुरल पावर्स होंगे
और मे बी वन डे वो इस गबाला के सीक्रेट्स को जान पाएगा और उसी दिन अपने पेरेंट्स से जा मिलेगा। लेकिन सबसे पहले उसे सोजिया के अंदर की नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना है, उसके बाद ही वो अपने पेरेंट्स को खोजने की जर्नी पे जाएगा। लेकिन सोजिया उन्हें बताती है कि अचानक से उसे ठंड लगना बंद हो गया है, यानी कि उस गबाला ने यहाँ की सारी एक्सट्रीमली एनर्जी को कंट्रोल कर लिया है। इसलिए अब उन्हें उस गुफा के अंदर जाना होगा, उस एक्सट्रीमली येन प्लेस की तलाश में। जैसे वो उस गुफा के अंदर जाते हैं उन्हें कई सारे क्रिस्टल नजर आते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि यहाँ आसपास कोई जरूर रिवर बह रही है जिससे ये क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस गुफा के अंदर आते ही उनका पीछा तभी से कुछ मिस्टीरियस क्रिएचर्स कर रहे होते हैं। वहाँ जैसे जैसे वो लोग अंदर जाते हैं कोल्डनेस वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन अचानक से वो क्रिस्टल्स एक्सप्लोड हो जाते हैं और एक एक करके गिरने लगते हैं। चारों अपनी जान बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिस्टल सनपो और पैटी पे गिरने ही वाला होता है कि यहाँ पर फैंगी अपने फ्रेंड्स की मदद करता है। अब उन क्रिस्टल के एक्सप्लोड होने का कारण यहाँ फैंगी सभी को बताता है कि जैसे जैसे इस जगह में कोल्डनेस जितनी ज्यादा बढ़ेगी क्रिस्टल्स अपने आप एक्सप्लोड होते जाते हैं और फिर से यूनाइट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हम सही जगह पे पहुंच चुके हैं। लेकिन आगे उनके लिए खतरे की बात यह होती है कि उन्होंने जो प्रोटेक्टिव जेड पेंडेंट पहना होता है उसमें भी क्रैक्स आ चुके थे, जिसपे फैंगी उनसे कहता है कि वो गबाला की पावर का यूज करके वो वापस से इन पेंडेंट्स को रिफाइन कर लेगा। इसके लिए उनसे आधा घंटा लगेगा और इसी दौरान कोई कहीं नहीं जाएगा, सभी को एक साथ ही रहना है। तभी हम आगे देखते हैं कि फैंगी उन पेंडेंट्स को तो रिफाइन करने लगता है। तभी सनपो को यहाँ नेचर कॉल आता है, वो फैटी को दूर चलने को इशारा करता है। अब आगे हम देखते हैं कि सनपो जैसे ही मूत्र विसर्जन कर रहा होता है उसे उस रिवर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। इसे 3 अजीब से उड़ती हुई आकृतियां दिखाई जाती है जो लगातार सीड्यूसिव आवाज में उनका नाम लेकर के पुकार रही होती हैं। ये एक प्रकार के स्पिरिट्स होती हैं जो उनका पीछा करने लगती है। इन दोनों की डर के मारे हालत खराब हो जाती है कि तभी ये लोग हेलुसिनेट करने लगते हैं। इनको बचाने के लिए अब फैंगी आ चुका है, लेकिन फैंगी भी पूरी तरह से अब ज़ॉम्बी बन चुका है। जिस तरह की वो उन दोनों के देखते हुए हंसी देता है, इन दोनों की चीखें निकल आती है। वो अपने आप को बचाने के लिए दौड़ते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो बेहोश हो जाते हैं। अब चूंकि उन्होंने वो प्रोटेक्टिव पेंडेंट नहीं पहना होता है, इसलिए उन दोनों को इस तरह के इल्यूजन्स आ रहे होते हैं, क्योंकि उस पूल में उन्हें कुछ तो ऐसा मिस्टीरियस लगता है जो कि उन्हें इस इल्यूजन में ट्रैप करता जा रहा था। इनको होश में लाने के लिए फैंगी इनकी मदद करता है और जैसे ये दोनों अपने सामने फैंगी को देखते हैं इन्हें लगता है कि वो ज़ॉम्बी है और ये दोनों उससे डरने लगते हैं। फैंगी उन्हें वो पेंडेंट लौटाते हुए कहता है कि मैंने तुम दोनों को कहीं जाने से मना किया था। इस पे यहाँ सैनपो से बताता है कि ह्यूमंस की 3 नीड्स होती हैं जिन्हें वो कोई भी हाल में कंट्रोल नहीं कर सकता। बागी सोजिया को उस पूल में कुछ हरकत महसूस होती है, जिसपे फैंगी उससे कहता है कि हमें इस पूल के झांसे में नहीं आना चाहिए और जल्द से जल्द इसके इल्यूजन में आने से पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब आगे वो उस गुफा की और गहराई के अंदर जाते हैं, जहाँ हम सोजिया को पूरी तरह से एग्जॉस्ट होता हुआ देखते हैं और इसके कारण वो एक कदम भी आगे नहीं चल पाती। जैसे वो गुफा के अंदर जा रहे थे वहाँ कोल्डनेस और भी ज्यादा बढ़ रही थी। इससे पहले कि सोजिया के अंदर के वो जो कोल्ड पॉइजनस है फिर से ट्रिगर कर पाए, फैंगी उसे अपने गबाला की पावर से सप्रेस करने की कोशिश करता है। और गाइस इसी के साथ ही हमारे इस एपिसोड का पार्ट यही होता है फिनिश। यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है में देखा था कोल्डनेस और भी ज्यादा बढ़ रही थी। इससे पहले कि सोजिया के अंदर के वो जो कोल्ड पॉइजनस है फिर से ट्रिगर कर पाए, फैंगी उसे अपने गबाला की पावर से सप्रेस करने की कोशिश करता है ताकि फिर से सोजिया के अंदर उस ज़ॉम्बी की इविल पावर म्यूटेट ना हो जाए। सोजिया उस मूवमेंट को याद करने लगती है कि कैसे फैंगी की मुलाकात उसकी एक मार्केट में हुई थी। एक सेल्समैन उसे फेक प्रोडक्ट दे रहा था। फैंगी यहाँ उसकी मदद करता है ये कहते हुए कि वो एक एंटिक शॉप चलाता है, इसलिए उसे सभी एंटिक्स के बारे में अच्छी नॉलेज है। ये जो शॉपकीपर है वो तुम्हें जंग लगा हुआ माल बेच रहा है एंटिक के नाम पे। यहीं से उनकी जान पहचान आगे बढ़ती है, क्योंकि सोजिया एक आर्टिफैक्ट हंटर होती है जिसकी एंटिक्स को कलेक्ट करने की हॉबी होती है। अब आगे उन्हें कई सारे येन स्टोन्स दिखने लगते हैं, जिसका मतलब है कि वो उस गुफा के एक्सट्रीमली येन प्लेस पे पहुंच चुके थे। कि तभी यहाँ उन्हें एक अजीब सी आहट सुनाई देती है, जिसे वो लोग ये कह के इग्नोर कर देते हैं कि यहाँ पे आने वाले उन स्क्वाड मेंबर की ये लाशें हैं जो कि इस येन स्टोन को चुराने के लिए यहाँ पे आए थे। तभी उनका पीछा वही लाशें करने लगती हैं जो कि अब पूरी तरह से वुड में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। अब ये पोगोई वुड होते हैं जो कि ह्यूमंस की बॉडी को खा करके एक स्पिरिचुअल प्लांट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। देखते ही देखते वहाँ पे कई सारे स्पिरिचुअल प्लांट्स आ जाते हैं जो उन पे लगातार अटैक करने लगते हैं। आगे फैंगी इन्हें रोकने के लिए लगातार इन पे अटैक कर रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि फैटी के गिरने से वो एक ट्रिगर पॉइंट को हिट करता है। इस पे वहाँ पे अलग अलग रून्स जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं।
इतने में जब वो स्पिरिचुअल प्लांट्स इन्हें खाने के लिए नजदीक आ जाते हैं तो वो गबाला एकदम अपने आप से एक्टिवेट हो जाता है और इनके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिसके संपर्क में आते ही वो सभी स्पिरिचुअल प्लांट्स वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन यहाँ फैंगी काफी सरप्राइज होता है क्योंकि गबाला ने अब तक उसके ऑर्डर्स को कभी फॉलो नहीं किया था, लेकिन जब से वो केव में आया है उसका पेंडेंट और भी ज्यादा एक्टिव हो चुका है। इस गबाला ने यहाँ की सुपर नेचुरल पावर को डिटेक्ट किया है, इसलिए उसने हमें बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी। इसका मतलब यही है कि जरूर हमसे भी पहले यहाँ कोई आया होगा जिसके पास इसी तरह की सुपर नेचुरल पावर्स होंगी। अब आगे वो एक्सट्रीमली यिन एनर्जी वाली प्लेस को ढूंढ लेते हैं जहाँ पे वियर्ड से शेप के रॉक्स रखे थे। इन्हें देखते ही फैंगी ये समझ जाता है कि ये खास तरह के तिलिस्मान एरे का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो कि उसी मकबरे के फॉर्मेशन के जैसा ही है जहाँ पे सोसिया को वो नेगेटिव एनर्जी चिमट गई थी। कोई तो जरूर यहाँ पे आया होगा जिसके पास इसी तरह की सुपर नेचुरल पावर्स होगी और उसने अपने अंदर की यिन एनर्जी को हटाने के लिए ही यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेशन क्रिएट किया है। आगे हम देखते हैं कि फैंगी उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है अपनी गबाला की मदद से। अब वो सोसिया के अंदर से नेगेटिव यिन एनर्जी को रिलीज करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो स्टोन्स ग्लो करने लगते हैं हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर वहाँ पे अपीयर होता है जो इस फॉर्मेशन को किसी भी तरह से तोड़ना चाहता था कि वे लोग उस रिचुअल को परफॉर्म ना कर सके। इसमें फैंगी यहाँ अपने फ्रेंड्स को ये ऑर्डर देता है कि वो किसी भी हालत में इस मॉन्स्टर को उनके करीब आने से रोके कि उस नेगेटिव एनर्जी के निकलने के लिए अब थोड़ा ही समय बाकी है। यहाँ सनपो और पैटी के पास कोई हथियार तो होता नहीं, तो उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए पत्थरों से इस पे अटैक करते हैं। जैसे ही वो गबाला अपनी पावर एक्टिवेट करता है हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं कि वो फैंगी के एकदम नजदीक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ सनपो और फैटी अपनी पूरी कोशिश करते हुए उस मॉन्स्टर को फैंगी तक वो मॉन्स्टर ना पहुंच पाए, इसके लिए वो काफी उसके साथ यहाँ फाइट भी करते हैं। अब आगे वो रिचुअल खत्म होता है और जैसे ही वो मॉन्स्टर फैंगी पे अटैक करने वाला होता है फैंगी उस पे अपने गबाला से हिट करता है और वो मॉन्स्टर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब दूसरी तरफ सोजिया भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है और वो लोग वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। तभी गबाला फिर से ट्रिगर करने लगता है और यहाँ फैंगी को वो एक तरफ चलने का इशारा करता है। फैंगी जैसे ही एक दीवार पे आके खड़ा होता है उसे उस गबाला के अंदर जो पैटर्न बने हुए थे उसे उस दीवार पे भी वही पैटर्न दिखता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो गबाला एक यहाँ चाबी की तरह काम करता है। जैसे ही वो उस बड़े से फॉर्मेशन के करीब पहुंचता है तो दीवार बीच से ही खुलने लगती है जिसके अंदर से बहुत ही गर्म हवा बहने लगती है। ये लोग उसकी हॉट एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए हम देखते हैं कि वो जो फॉर्मेशन होता है तुरंत ही बंद होता है और वो जो गबाला होता है यहाँ फैंगी को एक संकेत देने की कोशिश करता है, जिसमें फैंगी उस दीवार को फिर से हिट करता है और वहाँ पे वही पैटर्न फिर से रिलीज होता है। इस बार वो जो पैटर्न होती है वो वापस से फैंगी को काउंटर हिट करती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसमें फैटी उनसे कहता है कि अभी इसके अंदर जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि अगर ये दीवार खुल गई तो इसके अंदर से निकलने वाली हीट एनर्जी से हम लोग तुरंत ही कोलैप्स कर जाएंगे। लेकिन यहाँ फैंगी ये डिसाइड कर चुका होता है कि उसके गबाला के अंदर जो पैटर्न है जो उस दीवार पे भी बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न बन रहा है, इसलिए उसे किसी भी हाल में इसके अंदर जाना ही होगा ताकि वो अपने लाइफ की सच्चाई को जान पाए। जिसपे सभी लोग यहाँ फैंगी को बताते हैं कि उनका जो प्रोटेक्टिव पेंडेंट है फिर से टूट चुका है। अभी ये लोग उसके बिना ही इन खंडरों के अंदर गए तो उनके लिए सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाएगा। फैंगी यहाँ अपने दोस्तों की जान को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि अभी के लिए ये वहाँ से वापस चले जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे दोबारा जरूर आएगा अपनी लाइफ की सच्चाई को जानने के लिए। अब आगे फैंगी उस गबाला के पैटर्न को काफी डिटर्मिनेशन के साथ घूर रहा होता है, मानो उस दीवार की पैटर्न उससे कह रही होती है कि उसे अपने सारे सवालों के जवाब इस दीवार के पार ही मिलेंगे। और इसी के साथ गाइस हमारा ये एपिसोड यहीं होता है फिनिश। अब नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एपिसोड में देखा था सोजिया के अंदर की इविल एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए सभी लोग उस मैन ईटिंग केव में गए होते हैं, जहाँ पे फैंगी का जो गबाला पेंडेंट होता है कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट होने लगता है। अब आगे वहाँ पे गबाला के अंदर जो रियोन्स के पैटर्न होते हैं वही पैटर्न उन्हें उस दीवार पे भी दिखती है। उस पैटर्न को अनलॉक करने के लिए गबाला ही एक चाबी होती है। जैसे ही वो दरवाजा थोड़ा सा खुलता है फैंगी उसके अंदर जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके अंदर से निकलने वाली हीट एनर्जी को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहाँ उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर के एक्सट्रीम कंडीशन को सरवाइव करने के लिए एक प्रकार का जेड पेंडेंट पहनना होगा, क्योंकि उनका जो पुराना जेड है वो यहाँ पे आने से टूट चुका है। अब एपिसोड की शुरुआत होती है और वे लोग उसी जेड पेंडेंट को बनाने के लिए एक ब्रोकर से संपर्क करते हैं जो उन्हें एक जेड माफिया के पास ले जा रही होती है। यहाँ वो उन्हें कुछ जानकारी देती है कि मल्टीपल फोर्सेस ने और लगातार हो रही वॉर्स ने जेड के व्यापार को ऐसा बना दिया है कि अब माफिया के लोग उन जेड माइंस पे कंट्रोल करते हैं और अपने प्रॉफिट को ज्यादा करने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े फोर्सेस से हाथ मिला लिया है। और अगर तुम्हें एक हाई क्वालिटी का जेड चाहिए तो तुम्हें उनके ऑक्शन में शामिल होना होगा। आगे वो ब्रोकर यहाँ फैंगी और बाकी सभी को एक ऐसे विशेषज्ञ से मिलाने ले जाती है जो कि जेड के सही या गलत होने के मूल्यांकन का काम करते हैं।
अब इनका नाम मिस्टर यू होता है और इनके पास एक रेड कलर की गिलहरी होती है जो कि फैंगी के पास चली जाती है और उसे ऐसा ट्रीट करने लगती है कि जैसे वो उसका मालिक हो। यहाँ मिस्टर यू उस गिलहरी के बारे में बताते हैं कि ये गिलहरी उन्हें कुछ महीने पहले मिली थी, तब से ये उनके पास ही है। ये जो गिलहरी होती है ये फैंगी की ही होती है क्योंकि उसके मास्टर ने मरने से पहले इस गिलहरी को फैंगी को दिया था कि कुछ महीने पहले ये गायब हो चुकी है, तब से उसे ये आज मिली है। आगे मिस्टर यू उन सभी को उसी जेड माफिया के पास ले जाता है जो कि जेड का कारोबार करता है। ये वहाँ का बिग शॉट होता है जो कि काफी पॉपुलर था और ये पिंक फैमिली से होता है और जहाँ जाता है अपनी पूरी आर्मी साथ लिए चलता है। अब इसका नाम यहाँ पेंगुइन होता है और ये सभी इसी का यहाँ इंतजार कर रहे होते हैं। अब यहाँ से ये सभी लोग उसी जेड माइंस की तरफ निकलते हैं जहाँ रास्ते में ये अपने एक कैंप पे रुकते हैं। यहाँ पे उसके हम और भी आर्मी को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ उनके पास बॉम्ब्स के अलावा और भी कई सारे वेपन्स होते हैं। आगे ये इसी कैंप में रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद ये वहाँ से उस जेड माइंस की तरफ जाने वाले होते हैं। अब यहाँ उनके आसपास के इन मिसाइलों को देख करके यहाँ जो सोजिया होती है वो अंदाजा लगा लेती है कि ये जो पिंक फैमिली है ये इस पूरे जेड मार्केट पे एकाधिकार जमाते हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने पास ऐसी फोर्सेस रखी हैं रहने के बलबूते पर ये लोग उस पूरे जेड मार्केट पे एकाधिकार जमाए हुए हैं। जिसपे पेंगुइन उससे कहता है कि हमने किसी चीज पे भी जबरदस्ती का अधिकार नहीं जमाया है। वो जो जेड होता है एक वैल्यूएबल ट्रेजर है, आप इसके मार्केट पे तभी राज कर सकते हैं जब आपके अंदर उसे मैनेज करने का पावर हो। इतने में हम उस लाल गिलहरी को देखते हैं जो कि उस पेंगुइन को देखते ही उस पे गुर्राने लगती है। अब यहाँ वो गिलहरी उसे काटने की भी कोशिश करती है। इस पे पेंगुइन उसे मारने वाला होता है कि फैंगी उस गिलहरी को बचा लेता है। अब इतने में वहाँ माहौल काफी गर्म हो जाता है और पेंगुइन की जो सारी आर्मी होती है वो अपने गन्स को तान देती है फैंगी और उसके लोगों पे। अब फैंगी अपनी गिलहरी की तरफ से उन सभी से माफी मांगता है जिसपे हम उस अटैकर बंदी को देखते हैं जो कि फैंगी से कह रही होती है कि कोई भी अगर मिस्टर बिन को मारने की कोशिश करेगा तो हम सभी उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पेंगुइन जो होता है वो फैंगी के बारे में उसने काफी सुन रखा होता है कि इसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं। हाँ, वो उसके साथ फ्रेंडली फाइट करने की डिमांड रखता है जिसपे वो फाइटर लड़की पेंगुइन को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि पेंगुइन अभी भी अपनी इंजरी से रिकवर हुआ था। जिसपे पेंगुइन उसे कहता है कि ऐसी छोटी मोटी इंजरीज तो होती रहती है और यहाँ पे फैंगी को भी वो मिस्टर यू फाइट करने के लिए मना लेता है ये कहते हुए अगर तुम इनसे अभी फाइट नहीं करें तो ये तुम्हें सारी रात इसी तरह से फाइट करने के लिए कहते ही रहेंगे। यहाँ पे इनकी फाइट शुरू होती है जहाँ फैटी ये सर्च करके पता लगा लेता है कि ये जो पेंगुइन है वो तो एक फेमस ब्लैक बेल्ट का बॉक्सिंग चैंपियन है और इसने काफी सारे मेडल्स भी जीते हैं, तो इससे लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है फैंगी के लिए। लेकिन यहाँ सोजिया पूरी तरह से फैंगी में कॉन्फिडेंस दिखाती है। उसे यकीन होता है कि इस फ्रेंडली फाइट में फैंगी ही जीतेगा और इधर दूसरी तरफ पेंगुइन के सोल्जर्स में भी ये बेट लग जाती है कि कौन किसे हराएगा। अब यहाँ पे इनके मार्शल फाइट शुरू होती है जहाँ ये एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ जो फैंगी होता है पेंगुइन पे भारी बढ़ता है और हम कुछ देर बाद ही देखते हैं कि पेंगुइन जो होता है उसे चेस्ट में पेन होता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे सारे सोल्जर्स को यही लगता है कि फैंगी ने जानबूझ करके यहाँ पेंगुइन को मारने की कोशिश की है और सभी लोग फिर से बंदूक तान देते हैं उनकी ओर। बाकी पेंगुइन भी उस फाइटर लड़की को शांत रहने को कहता है क्योंकि यहाँ पे पेंगुइन की जो पुरानी इलनेस थी वो वापस आ चुकी थी, इसीलिए वो वहाँ पे कोलैप्स होकर के गिर जाता है। यहाँ पे जो फैंगी होता है वो पेंगुइन का इलाज जानता था। यहाँ पे वो उसे कहता है कि अगर वो एक मौका दे तो वो अपने मास्टर की चिहाओ टेक्निक को यूज कर सकता है उसे हील करने के लिए। अब आगे फैंगी उसकी पल्स को देख के ये समझ जाता है कि इस पेंगुइन के अंदर आखिर प्रॉब्लम क्या है, जिसपे मिस्टर यू से कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम का पता है तो तुम इसका सॉल्यूशन भी जानते होगे। इसपे फैंगी उससे कहता है कि मैं जानता तो हूँ लेकिन इसमें कुछ खतरा है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बाकी यहाँ सीन चेंज होता है और अब हम फैंगी को देखते हैं जो कि मिस्टर पेंगुइन की वहाँ पर एक्यूपंक्चर के द्वारा उसे हील करने की कोशिश करता है। जैसे ही फैंगी उसके बॉडी के अंदर पिंस को इंसर्ट करते हैं उसके अंदर के जो ब्लड मेरिडियंस होती है वो वापस से सही हो जाती हैं। इससे पेंगुइन को वाकई अच्छा महसूस होने लगता है। उसे यकीन नहीं आता कि इस इंटरनल मार्शल आर्ट की टेक्निक ने उसके इस मिस्टीरियस इलनेस को जो कि काफी सालों से है उसे पल भर में ही ठीक कर दिया है। अब आगे यहाँ पेंगुइन उसे थैंक यू कहते हुए बाहर निकलता है। अब से वो अपने सभी आर्मी के बंदे को ये ऑर्डर देता है कि फैंगी को वो उसके ब्रदर की तरह ट्रीट करे। यहाँ सीन चेंज होता है और हमें एक मिस्टीरियस मैन को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे से पूछ रहा होता है कि यंग मास्टर के प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीजें सही से हो रही हैं कि नहीं। जैसा कि हमने प्लान किया था पेंगुइन अब उस एरिया के एकदम सेंटर में पहुंच चुका है। अब थोड़ी ही देर बाद वो हमारे जाल में फंस जाएगा। इस पे वो मिस्टीरियस मैन उसे शाबाशी देता है कि तुम सही कर रहे हो, लेकिन याद रहे कि तुम लोगों को वहाँ पे इतना चौकन्ना रहना होगा कि पेंगुइन किसी भी हाल में हमारे उस जाल से बाहर ना निकल पाए,
क्योंकि इस बार अगर वो पेंगुइन यहाँ फिर से भागने में कामयाब हो गया, अब की बार मैं पेशेंस नहीं रखूंगा और फिर जो मेरे हत्थे चढ़ेगा उसे मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके इतना कहते ही हमारा ये एपिसोड यही होता है फिनिश। सो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जो फैंगी होता है उसे गबाला के सीक्रेट्स जानने के लिए एक अलग ही रियल में जाना होता है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए उन्हें खास तरह के एक जेड एम्यूलेट की जरूरत होती है, क्योंकि उनका सुरक्षा कवच जो वो जेड पेंडेंट होता है वो उस केव में टूट चुका था और उसी जेड एम्यूलेट को बनाने के लिए वो जेड खरीदने जा रहे होते हैं, जहाँ उनका पाला जेड माफिया से पड़ता है। साल में एक बार ये जेड पब्लिक मार्केट लगाई जाती है, जहाँ पे उस एरिया की सारी रिच फैमिलीज आकर के उसके लिए बिडिंग करती हैं। और अब फैंगी अपने ब्रोकर के थ्रू एक ऐसे ही पर्सन से मिलता है जो कि उस जेड डोमिनेटिंग माफिया का ही एक हिस्सा होता है। उस बंदे का नाम पेंगुइन होता है जो कि एक इंटरनल इंजरी से जूझ रहा होता है। यहाँ फैंगी उसे हील करने में उसकी मदद करता है और ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बाकी एपिसोड शुरू होता है जहाँ पेंगुइन फैंगी को उसी पब्लिक जेड मार्केट के बारे में बताता है, जहाँ उसे एक खास तरह के जेड्स मिल सकते हैं, लेकिन पेंगुइन यहाँ उसके साथ नहीं चलता क्योंकि उसे एक इम्पोर्टेंट काम करना होता है। यहाँ फैंगी के पूछने पर कि वो इम्पोर्टेंट काम क्या है, पेंगुइन उसे बता देता है कि इस जेड मार्केट को एक ली फैमिली है जो डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। तो वो हमेशा अपने साथ फोर्सेस लेके घूमते हैं और जहाँ चाहे वहाँ वॉर क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए वो आज उन बड़ी बड़ी फैमिली से जाकर मिलने वाला है ताकि उनसे नेगोशिएट करके ली फैमिली को, जो कि जबरदस्ती उस पूरे जेड मार्केट पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, उनकी धांधली को रोका जा सके। अब जैसे यहाँ पे ली फैमिली का जिक्र होता है, सभी लोग उसके बारे में सुन चुके होते हैं। सभी लोग यहाँ बताना शुरू करते हैं कि ली फैमिली का एक उत्तराधिकारी है जो कि उनका यंग मास्टर है। उसका नाम ली शिहाओ है और वो एक नंबर का सन के इंसान है। काफी शातिर है और अपने दुश्मन पे हमेशा घात लगाए बैठता है और उन पे छुप के अटैक करता है। इसीलिए पेंगुइन अपने बॉडीगार्ड उस टाइगर गर्ल को फैंगी के साथ जाने को कहता है, लेकिन फैंगी उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। बाकी वे दोनों अपने अलग अलग रास्ते जाते हैं और यहाँ पे सीन चेंज होता है। अब हमें उसी जेड पब्लिक सेल को दिखाया जाता है जहाँ फैंगी उस ब्रोकर और प्रोफेसर के साथ पहुँच चुका था, जो कि प्रोफेसर वहाँ के जेड एप्रिशिएटर होते हैं जिन्हें जेड के जांचने की अच्छी खासी परख होती है। उन लोगों को बताना शुरू करते हैं कि इस सेल को 2 भागों में बांटा गया है। भी हम यहाँ के हिडन मार्केट में हैं जहाँ पे काफी डिम लाइट होती है। छोटे छोटे पत्थर रखे जाते हैं, उन्हीं के अंदर से जेड निकाला जाता है। यहाँ पे आने वाले बंदे अपने अपने पत्थर चूज करते हैं और उनकी प्राइस लगाने के साथ एक कंटेनर होता है, उसमें उस फॉर्म को डाल दिया जाता है। इसकी प्राइस यहाँ सबसे ज्यादा हाई होती है, वो इस नीलामी को जीत जाता है। और ये बिल्कुल एक जुए की तरह है। जिसने उस पत्थर को अच्छे से परखा उसके अंदर से एक हाई ग्रेड का जेड निकला। जो अच्छे से नहीं परख पाया उसके सारे पैसे डूब गए। अब आगे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि फैंगी को काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। यहाँ उसका कमांडर उसे आके बताता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हाल ही में उस पेंगुइन से हाथ मिलाया है। और पेंगुइन यहाँ काफी हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका है क्योंकि वो नए नए फैमिलीज को अपनी ग्रोह में शामिल कर रहा है ताकि वो हमारी ली फैमिली के खिलाफ उन्हें भड़का सके। अलग अलग फोर्सेस के साथ उसने हाथ मिला ली है जो कि हमारी ली फैमिली के लिए अब काफी बड़ा खतरा बन चुका है। अब आगे उस बंदे की नजर जैसे ही यहाँ फैंगी और सौजिया पे जाती है, वो एक झटके में ही यहाँ सौजिया को पहचान लेता है। ये सौजिया उसी की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है जिसके बारे में वो अपने कमांडर से कहता है कि मुझे इस लड़की के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब आगे यहाँ सीन शिफ्ट होता है फैंगी की तरफ, जो अपने गबाला की पावर से वहाँ पे रखे हुए पत्थरों को जांच कर रहा होता है ताकि वो हाई ग्रेड के जेड को ढूंढ सके। आगे यहाँ वो उन पत्थरों की जांच शुरू करता है और बताना शुरू करता है कि जिस पत्थर के अंदर हाई ग्रेड के सीड्स होंगे, सिर्फ उसी स्टोन के अंदर ही ट्रू एनर्जी एब्जॉर्ब करने की पावर होगी और वही रियल एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला ही जेड हमें चाहिए ताकि हम अपने एमुलेट्स को बना सकें। वहाँ पे काफी ढूंढने के बाद एक रफ स्टोन फैंगी को दिखता है जो कि देखने में काफी सिंपल होता है, लेकिन फैंगी अपनी पावर से उसे डिटेक्ट कर लेता है कि इसी के अंदर हाई ग्रेड के सीड्स होंगे। अब वे लोग अपना पत्थर सिलेक्ट कर चुके होते हैं और अब बिडिंग फॉर्म भरने जा ही रहे होते हैं ताकि वो लोग इस पत्थर के लिए एक हाई प्राइस सिलेक्ट कर सके। तभी वहाँ पे वो यंग मास्टर आता है जो उन्हें बताता है कि तुम काफी गलत कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी मनी पूरी तरह से यहाँ वेस्ट जाएगी। मैं पिछले 5 सालों से यहाँ पे इन पत्थरों को डिटेक्ट कर रहा हूँ और मैंने किसी को भी इस तरह के पत्थर को चूज करते हुए नहीं देखा है। इस तरह के जो स्टोन्स है वो काफी स्लो सेलिंग आइटम्स हैं, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, इस पे अपने पैसे वेस्ट मत करो। जिस पे सौजिया उससे मना करती है ये कहते हुए कि उसे अपने फ्रेंड की काबिलियत पे पूरा भरोसा है। यहाँ वो यंग मास्टर जो होता है वो उनके पीछे पड़ जाता है और जबरदस्ती यहाँ पे एक शर्त रख देता है, अगर वो स्टोन यहाँ पे रबिश निकला तो मैं अपने आप को यहाँ पे लूजर कह लूंगा।
अब ये लोग तो उस अनचाही शर्त को यहाँ मानना नहीं चाहते थे, लेकिन चारों तरफ देखते हैं कि वहाँ यंग मास्टर के काफी सारे बंदे उन्हें घेर लेते हैं। तब जबरदस्ती उन्हें उस शर्त को मानना ही होता है। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें पेंगुइन को दिखाया जाता है, जहाँ पे ली फैमिली के ही कुछ बंदों ने उस पे जानलेवा हमला किया होता है ताकि वो दूसरे फोर्सेस से नेगोशिएट करके अपनी ताकत को यहाँ ना बढ़ा ले। अब यहाँ पेंगुइन उन पे काउंटर अटैक करके अपनी जान बचाता है और समझ जाता है कि अब ली फैमिली को रोकना काफी मुश्किल हो चुका है। इसीलिए अब वो भी उस जेड मार्केट की तरफ बढ़ता है, क्योंकि ली फैमिली वहाँ कुछ जरूर करने वाली थी। अब अगले सीन में हमें उसी यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो यहाँ फैंगी और उसके साथियों के साथ इस स्टोन को परखने के लिए एक जगह लाया होता है। आगे यहाँ फैंगी के दोस्त और प्रोफेसर उसे बताते हैं क्या तुम सही में श्योर हो उस पत्थर के लिए, तो उससे हाई क्वालिटी का जेड निकलेगा, क्योंकि प्रोफेसर का यहाँ मानना होता है इस तरह के जो रफ स्टोन्स होते हैं उनमें जर्रा बराबर भी सीड्स नहीं होते। जिसपे फैंगी ये कहते हुए कि यह अभी साबित हो जाएगा जब हम उस स्टोन को अनरिवील करेंगे। फैंगी उस स्टोन को यहाँ काटने लगता है, लेकिन पहले कट में उसे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि दूसरी कट लगाने के बाद उसमें भी उसे कुछ नहीं दिखता। इस पे वो यंग मास्टर यहाँ अपनी जीत का दावा करने लगता है और शर्त के मुताबिक वो सोजिया को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे फैंगी उसे कहता है कि अभी मैंने पूरे स्टोन्स को रिवील नहीं किया है। और आगे हम देखते हैं कि फैंगी जब एक एक करके उन स्टोन्स को काटता है तब उसके अंदर से काफी सारे सीड्स निकलते हैं, जो कि एक टॉप ग्रेड के ग्लास सीड्स होते हैं। प्रोफेसर ने इस तरह के सीड्स को पहले कभी नहीं देखा था, जो कि इस तरह के आम से पत्थर के अंदर छुपा था। वो इसे यहाँ एक मिरेकल से कम नहीं समझते। इसी दरमियान हम उस यंग मास्टर को कहते देखते हैं, मुझे नहीं पता था कि इतने सालों की प्रैक्टिस के बावजूद मैं कभी इस तरह की गलती भी कर सकता हूँ। आगे सोजिया उस यंग मास्टर से कहती है कि तुम यहाँ पे हार गए और अपने शर्त के मुताबिक तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। कि इतने में वहाँ ली फैमिली की फोर्सेस आर्मी वहाँ पे आ जाती है और उन सभी को घेर लेती है। और यहाँ वो जो यंग मास्टर होता है वो अपना नाम रिवील करता है कि वही ली फैमिली का उत्तराधिकारी ली शिहाओ है और उसने इस पूरे जेड पब्लिक मार्केट में अपना कब्जा कर लिया है। इसीलिए फैंगी और उसके दोस्तों को छोड़ करके यहाँ मौजूद बाकी सारे लोग जा सकते हैं। अब यहाँ उस ब्रोकर और प्रोफेसर के साथ बाकी के जो पब्लिक होती है वहाँ से निकल जाते हैं। आगे सोजिया के ये पूछने पर कि आखिर तुमने हमें यहाँ पे बंदी क्यों बनाया और आखिर तुम चाहते क्या हो, वो जो यंग मास्टर ली शिहाओ होता है यहाँ फैंगी पे अपनी गन से अटैक कर देता है, लेकिन फैंगी उसके अटैक को अपनी गबाला पावर से रोक लेता है, क्योंकि अब उसकी आर्मी जो होती है वो लगातार यहाँ पे अपनी गन से फायरिंग करने लगते हैं। इस पे फैंगी उन सभी के बुलेट्स को अपनी पावर से रोकता है और यहाँ वो यंग मास्टर से कहता है हमारी तुम्हारे से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से जाने दो। तो यहाँ पे यंग मास्टर उसे ये कहते हुए कि अपने प्रॉमिस के मुताबिक यहाँ मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ और तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ, लेकिन इस पब्लिक सेल से बाहर निकलने के बाद पूरा इलाका मेरा ही है और मैं देखता हूँ कि आगे तुम मुझसे कितनी दूर बच के जा सकते हो। आगे फैंगी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है और अब ली शिहाओ को उसका कमांडर बताता है कि पिंगमिंग भी अपने पूरे फोर्स के साथ यहाँ पे आ चुका है और हमारे आदमियों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। इस पे ली शिहाओ से ऑर्डर देता है कि अब वो जब यहाँ मौत के मुंह में पहुंच ही गया है, फैंगी जिसके पास कुछ अजीब सी सुपरनेचुरल पावर है और सोजिया इन दोनों को जिंदा रखो, बाकी बचे जितने भी लोग यहाँ पे आए उन सभी को मार डालो। आगे जो ली शिहाओ की फोर्सेस आर्मी होती है वो पूरे उस जेड मार्केट पे अटैक कर देते हैं, जिससे चारों तरफ तबाही मच जाती है और वो जो जेड मार्केट होता है वो वॉर जोन बन चुका होता है। चारों तरफ वहाँ पे गन्स की फायरिंग और बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। अब आगे फैंगी भी उस ब्रोकर के पास पहुंच चुका होता है, जो कि अपनी जान के लिए यहाँ पर हेल्प मांग रही होती है। सभी अपनी जान बचाते हुए आगे भाग रहे होते हैं, क्योंकि वो ली शिहाओ के बंदे लगातार उन्हें चेस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि पिंगमिंग भी अपनी पूरी फोर्स के साथ यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आ जाता है और उसकी जो फोर्स होती है वो ली के फोर्स से वहाँ फाइट कर रहे होते हैं। अब पिंगमिन उसे कवर करते हुए अपनी कार के पास ले जाता है और उससे कहता है कि तुम सभी को वेस्ट की ओर जाना होगा। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक प्राइवेट जेट का इंतजाम किया है, तो तुम्हें सही सलामत पिंग फैमिली की कैंप तक पहुंचा देगी। आगे हमारी मुलाकात वहीं पे होगी। और पिंगमिन यहीं पर रुक करके उस ली शिहाओ से फाइट करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस पूरे जेड मार्केट पे ली शिहाओ जो कि एक सन की आदमी है वो इस पूरे मार्केट को डोमिनेट करे। अब आगे हमें यहाँ एक खतरनाक चेजिंग सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे ली शिहाओ के जो फोर्स आर्मी होती है लगातार अपने टैंक के साथ इनका पीछा कर रहे होते हैं और उन पे अपनी फायरिंग जारी रखते हैं। यहाँ पे उनका जो कमांडर होता है वो उनकी कार पे निशाना लगाने का ऑर्डर देता है। अब यहाँ पे काफी लंबी चेज उनकी शुरू होती है, जिसपे ब्रोकर कहती है कि आखिर ये हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं, क्यों ना हम उनसे रुक करके यहाँ पे डायरेक्टली पूछे, क्योंकि इस तरह से भागने का कोई फायदा नहीं होगा।
जिसपे प्रोफेसर उससे सहमत होते हैं, ये कहते हुए चाहे हम जितनी भी तेज इस कार से भाग लें, बुलेट से तो ज्यादा तेज हम लोग भाग नहीं सकते। इस पे सोजिया उन्हें बताती है कि वो सिर्फ हमारी जान चाहते हैं, तो क्या अपनी जान देने के लिए आप उन्हें तैयार हैं? तभी हम फैंगी को देखते हैं जो अपनी गबाला पावर को एक्टिवेट करता है और उस कार के चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर देता है। फिर बुलेट्स जो होती हैं उसकी कार को तो हिट करती हैं, लेकिन उसे कुछ इफेक्ट नहीं कर पाती। तभी हम उस छोटे से लाल कलर के गिलहरी को देखते हैं जो कि उस कार से कूद जाता है। यहाँ पे वो टैंक वाली कार पे हमला करता है, जिससे वो कार इम्बैलेंस होती है और दीवार से जा टकराने के बाद वहाँ उन दोनों कार्स के बीच एक जोरदार ब्लास्ट होता है। अब यहाँ पे वे लोग बचते हुए एयरपोर्ट तो पहुँच जाते हैं, जहाँ पे एक प्राइवेट जेट उनका इंतजार कर रहा होता है। फैंगियो को तभी पता चलता है कि उसका जो पेट स्क्वायरल होता है वो कहीं पे खो चुका है, और वो जो गिलहरी होती है वो बचपन से उसके साथ होती है, इसीलिए वो उसके बगैर इस जेट प्लेन में नहीं बैठेगा। यहाँ फैंगी अपने स्क्वायरल पेट को लाने के लिए वापस जाने की सोचता है, तो सारे उसके फ्रेंड्स उसके साथ चलना चाहते थे। इसमें फैंगी उन सभी को वहीं रुकने का ऑर्डर देता है, क्योंकि फैंगी के पास गबाला की पावर होती है, इसीलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता था और अपने दोस्तों की जान वो वापस से खतरे में नहीं डालना चाहता था। यहाँ वो उन्हें ये सजेस्ट करता है कि अगर वो 15 मिनट के अंदर अपने स्क्वायरल को यहाँ पे लेके नहीं आया, ये लोग इस प्लेन में बैठ जाए और उस पिंक फैमिली के कैंप तक पहुँच जाए। आगे फैंगी वापस से उसी वॉर जोन में पहुंचता है, जहाँ पे उसके स्क्वायरल ने उस टैंक वाली कार पे हमला किया था, लेकिन वो स्क्वायरल वहाँ पे नहीं होता है, इसलिए फैंगी अब अपनी गबाले की पावर को यूज करता है उसे फाउंड आउट करने के लिए। इतने में उसे ली फैमिली के 2 सोल्जर्स दिखते हैं, जो कि एक बंदे को गैंड पॉइंट पे लेते हुए पेंगुइन का पता पूछ रहे होते हैं। यहाँ फैंगी उस बंदे की मदद करता है, जो उसे बताता है कि पेंगुइन को वो ली शिहाओ बहुत बुरी तरीके से चेस कर रहा था। इसके कारण सभी उनकी गाड़ियां ब्लास्ट में जल जाती है और यहाँ वो ली शिहाओ से बचते हुए माउंटेन की तरफ भागा है। काफी सारे ली शिहाओ की जो आर्मी फोर्सेस हैं वो पेंगुइन का पीछा करते हुए उसी माउंटेन की तरफ गए हैं। आगे फैंगी पेंगुइन की मदद करने के लिए उसी माउंटेन की तरफ जाता है, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा टाइम बीत चुका होता है और फैंगी के ना पहुंचने के कारण उनका जो वो प्राइवेट जेट होता है वो अब टेक ऑफ कर चुका था। अब आगे हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पेंगुइन का पीछा वो ली आर्मी के फोर्सेस कर रहे होते हैं। यहाँ पेंगुइन उनसे फाइट करते हुए काफी इंजर्ड हो जाता है और वो उन पे काउंटर अटैक नहीं कर पाता। तभी ली के जो सोल्जर्स होते हैं उसे ढूंढ लेते हैं और यहाँ पेंगुइन को वो घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फैंगी पहुँचता है और उन दोनों बंदों को मारते हुए यहाँ पेंगुइन की मदद करता है। अब पेंगुइन काफी ज्यादा यहाँ पे हर्ट हो चुका होता है, इसीलिए वो उसे हील करना शुरू करता है। आगे जैसे ही पेंगुइन की थोड़ी सी हालत स्टेबल होती है, उसे यकीन नहीं आता कि उसकी फिर से जान बचाने वाला फैंगी ही है। लेकिन फिर भी यहाँ पेंगुइन चलने की हालत में नहीं होता है, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी होती है। इसलिए फैंगी यहाँ डिसाइड करता है कि वो उसके वॉन्ड्स को हील करेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उन्हें किसी सुरक्षित जगह पे चलना होगा। इतने में ही वहाँ पे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और इन्हें लगता है कि ली के आर्मी फोर्सेस यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन वो पेंगुइन की ही बॉडीगार्ड टाइगर गर्ल होती है, तो उन्हें आके बताती है कि उनके जो सोल्जर्स है वो मारे गए हैं और अब सिर्फ वो 3 लोग ही बचे हैं। ली शिहाओ के आर्मी फोर्सेस अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। यहाँ पेंगुइन अपने साथियों की मौत की खबर सुनकर काफी निराश हो जाता है और ये डिसाइड कर लेता है कि वो उस ली शिहाओ से इसका बदला लेकर के ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे बिन सीरियसली इंजर्ड होता है, इसलिए फैंगी उसे हील करने लगता है। वो अपनी गबाला की शक्तियों को यूज कर रहा होता है ताकि उसकी टूटी हुई हड्डियां हील हो सके। इतने में फिर से उस ली शिहाओ के जो आर्मी फोर्सेस होते हैं इनका पीछा करते हुए यहाँ पे आ ही रहे होते हैं। तभी जो टाइगर गर्ल होती है वो उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें दूसरी तरफ ल्यूर करके ले जाती है। इतने में हम देखते हैं कि उस टाइगर गर्ल के ऊपर कोई गन से फायर करने लगता है। इस अटैक में उसके ये जो 2 साथी बचे हुए रहते हैं वो भी मारे जाते हैं। यहाँ पे अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि ली शिहाओ ही होता है। यहाँ पे वो आके इस टाइगर गर्ल को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे बंदी बनाते हुए उससे पूछ रहा होता है कि आखिर वो पेंगुइन कहाँ गया। कि इतने में उसका कमांडर वहाँ पे पहुँचता है, जो उसे सारी बात बताता है कि ये जो लड़की है ये हमें जानबूझ करके दूसरी दिशा पे ले आई थी। अगर ये ऐसा नहीं करती तो अब तक हम उस पेंगुइन को पकड़ चुके होते। जिस पर ली शिहाओ यहाँ अपने ही बंदे को बेवकूफ कह रहा होता है, क्योंकि वो इस लड़की के झांसे में इतनी आसानी से आ गए। आगे उसके बंदे चारों तरफ से फैल जाते हैं और अब वो पेंगुइन को साउथ की तरफ ढूंढने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ हम फैंगी को देखते हैं, जो कि बिन को पूरी तरह से हील कर चुका था। इसमें उसके गबाला की पूरी पावर एग्जॉस्ट हो जाती है और उसे फिर से रिगेन करने के लिए उसे थोड़ी रेस्ट की जरूरत थी। बाकी वे दोनों ली शिहाओ के आर्मी फोर्सेस को उनकी तरफ आते हुए सुनते हैं। इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ ले वो तेजी से वहाँ से भागते हैं, लेकिन आगे उन्हें एक डेड एंड मिलता है और ये एक ऐसी खाई होती है कि सीधा उन्हें वो सैवेज माउंटेन की तरफ ले जाएगी। ये जो सैवेज माउंटेन होता है ये काफी खतरनाक होता है। इसके बारे में लोगों का कहना होता है कि इस पूरे जेड किंगडम में अगर कोई खतरनाक जगह है तो यही है, और यहाँ पे जाने वाले लोग में से कुछ ही लोग वापस आ पाते हैं। लेकिन फिर भी ये दोनों रिस्क लेते हुए अंदर चले जाते हैं, क्योंकि बिन का यहाँ पे मानना होता है कि
वो ली शिहाओ के आदमियों से पकड़े जाने से अच्छा है कि इसी जंगल में भटकते रहे। आगे हम यहाँ फैंगी के गिलहरी को भी देखते हैं कि जो इसका पीछा करते हुए उसी सैवेज माउंटेन की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ इनके पैरों के निशान को फॉलो करते हुए यहाँ ली शिहाओ के बंदे भी पहुँचते हैं, लेकिन उनकी जो आर्मी फोर्सेस रहती है उन्होंने भी इस रूमर के बारे में सुना था, इसीलिए वो उस सैवेज माउंटेन के अंदर जाने से इनकार करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि इस सैवेज माउंटेन में अगर पेंगुइन चला गया है तो वो मारा ही जाएगा। लेकिन वो जो ली शिहाओ होता है वो हवा में फायर करते हुए उन्हें धमकी देता है कि वो उस पूरे जेड किंगडम की एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसने सारे जगहों पे अपना कब्जा किया है। और अगर तुम इस सैवेज माउंटेन में जाने से इतना कतरा रहे हो, जो कि मात्र एक माउंटेन ही है, तो फिर तुम लोगों को मेरी इस आर्मी फोर्सेस में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आगे जो उसकी आर्मी फोर्स होती है वो सभी उसके पीछे जाते हैं और यहाँ अब हमें उस माउंटेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फैंगी को पता चल चुका होता है कि ली शिहाओ अब भी उनका पीछा कर रहे हैं। उसकी इस करेज को देखते हुए यहाँ बिन भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि ये ली शिहाओ तो काफी ज्यादा साहसी पर्सन है, क्योंकि इस माउंटेन में इतना खतरा होने के बावजूद भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। लेकिन अभी हमारे लिए उसकी आर्मी फोर्सेस कोई खतरा नहीं है, और अगर हमें किसी चीज से खतरा है तो वो इस सैवेज माउंटेन के बीस्ट से होगी। आगे वो लोग एक सेफ प्लेस को ढूंढने का डिसाइड करते हैं ताकि फैंगी मेडिटेट करके अपनी एनर्जी को वापस से रीगेन कर सके। आगे वो लोग एक ऐसी ही जगह पहुंचते हैं जहां फैंगी मेडिटेट करने लगता है और अब उसकी सुरक्षा यहां पे पेंगुइन कर रहा होता है। इधर दूसरी तरफ हम ली शिहाओ के कमांडर को देखते हैं जो उनके पैरों के निशान को फॉलो करते हुए उनके तरफ अब तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन आगे बिन के पैरों के निशान वहां से डिसअपेयर हो जाते हैं, जिससे ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो चारों तरफ इस माउंटेन में फैल जाएंगे उन्हें ढूंढने के लिए। कि इतने में यहाँ सीन चेंज होता है और अब हमें एक वुल्फ बीस्ट को देखते हैं जो तेजी से फैंगी पर अटैक करने को बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर पेंगुइन उसकी गार्ड कर रहा होता है, इसीलिए वो उस वुल्फ के अटैक को रोक लेता है। लेकिन अपनी तलवार से अटैक करने के बावजूद भी उस वुल्फ की चमड़ी इतनी मोटी होती है कि वो उसे भेद नहीं पाती। यहाँ पे हमें एक खतरनाक फाइट दिखाई जाती है एक भेड़िया और इंसान के बीच। वो वुल्फ काफी खतरनाक होता है और पेंगुइन उससे फाइट कर रहा होता है, क्योंकि जो फैंगी की शक्तियाँ थी वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी गबाले की पावर को यूज नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो बिन की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे अपना पेट स्क्वायरल दिखता है। ये जो फैंगी का रेड स्क्वायरल होता है उसकी आंखें अचानक से चमकने लगती हैं, जिसे फैंगी ने पहली बार देखा था और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके स्क्वायरल के साथ ये क्या हो रहा है। ये तभी हम उसके गिलहरी के सुपर पावर को देखते हैं जो कि अचानक से उस वुल्फ के सामने आ जाती है। और यहाँ पे वो जो छोटी सी गिलहरी होती है वो जोरदार प्रहार करती है उस बड़े से वुल्फ पे, क्योंकि उस गिलहरी की एक किक में ही दूर जा गिरता है। आगे वो गिलहरी उसे चिढ़ाते हुए उस पे ऐसा गुर्राती है कि वो जो वुल्फ होता है वो यहाँ भीगी बिल्ली बन के भाग जाता है। और यहाँ बिन को ये विश्वास नहीं होता है फिर से कि उसकी फिर से जान बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि एक छोटी सी गिलहरी थी। अब आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वे लोग बोन फायर जलाते हैं और फैंगी फाइनली मेडिटेट करते हुए अपने गबाला की सारी एनर्जी को वापस से रीस्टोर कर लेता है। ये लोग उसी वुल्फ का मीट रोस्ट कर रहे होते हैं जिसे उस स्क्वायरल ने मारा था। और ये बात फैंगी के लिए काफी ज्यादा यूनिक होती है, क्योंकि इससे पहले उसे पता नहीं था कि उसका ये जो स्क्वायरल है उसी के पास भी सुपर नेचुरल पावर्स हैं, कि उसी तरह से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है। आगे बिन जो होता है उसे एक यूनिक सी तलवार देते हुए उसे एक 100 साल पुरानी कहानी के बारे में बताता है। उसके जो दादा के दादा थे उनकी भी मदद इसी तरह के एक बंदे ने की थी जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स थे, और अपनी उसी सुपर नेचुरल पावर का यूज करके उन्होंने उनकी इंजरीज को हील किया था। साथ ही उस ओल्ड मैन ने कल्टीवेशन की रियल एनर्जी की टेक्निक उसके दादा के दादाजी को सिखाई थी। ये तलवार भी उसी ओल्ड मैन ने उन्हें दी थी, लेकिन वो काफी यंग होते हैं इसलिए उस टेक्निक को वो जल्द ही भूल गए। यही तलवार वो फैंगी को देना चाहता है क्योंकि ये उसकी सुपर नेचुरल पावर के साथ ज्यादा सुटेबल करेगी। अब यहाँ फैंगी उस तलवार को लेने से मना करता है क्योंकि ये पेंगुइन की विरासत थी। इसमें बिन उसे लेने के लिए इंसिस्ट करता है क्योंकि यहाँ फैंगी ने उसकी जान बचाई होती है। आगे यहाँ बिन उसे कहता है कि अपनी रियल एनर्जी इस तलवार में डालने की कोशिश करो, और ये मैं बचपन से जानता था कि इस तलवार में धार होने के साथ साथ ऐसी कोई चीज जरूर है जो सुपर नेचुरल पावर से ही अनलॉक हो सकती है। अब आगे हम देखते हैं कि फैंगी उस तलवार के अंदर रियल एनर्जी रीस्टोर करता है, जिसके कारण उस तलवार की ब्लेड चमकने लगती है और वो दूसरे कलर में चेंज हो जाता है, और अब इसके अटैक करने की पावर डबल हो चुकी है। कि अब इतने में हम देखते हैं कि एक जायंट सांप तेजी से उनकी तरफ अटैक करने को बढ़ता है। फैंगी अपनी इसी तलवार की शक्तियों को यूज करता है और एक झटके में ही उस सांप के 2 टुकड़े कर देता है। ये जो सांप होता है कोई मामूली सांप नहीं होता है, इसके जैसे और भी कई सारे होते हैं और ये एनाकोंडा के ही स्पीसीज के होते हैं। अब आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां उन्हें डायरेक्शन ढूंढने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। इस सैवेज माउंटेन की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो काफी विचित्र होती है,
इसीलिए वो आगे डायरेक्शन ना मिलने के कारण एक नदी को ढूंढने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि नदी को फॉलो करते ही वो इस सैवेज माउंटेन से बाहर निकल पाएंगे। जिसपे पेंगुइन उसे बताता है कि नदी किनारे हमें जाने से और भी खतरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ और भी ज्यादा म्यूटेड एनाकोंडास हो सकते हैं। और वो जो जायंट एनाकोंडा है वो कोई मामूली एनाकोंडा नहीं, बल्कि वो पिछले 1000 सालों से इसी सैवेज माउंटेन में रहते आ रहे हैं। इसी के वजह से ये सैवेज माउंटेन इतना खतरनाक है, क्योंकि जो भी विलेजर्स यहाँ पे हंटिंग करने के लिए आता था वो म्यूटेड एनाकोंडास उन पे अटैक करते थे। इसलिए एक दिन उन गांव वालों ने सोचा कि सारे लोग मिल करके उस म्यूटेड एनाकोंडा को मार देंगे। लेकिन जब सभी गांव वाले उस सैवेज माउंटेन में पहुंचते हैं उस म्यूटेड एनाकोंडा को मारने के लिए, तो एनाकोंडा सभी को मार डालता है और साथ ही वो उनके विलेज को भी अटैक करता है। देखते ही देखते वो उस विलेज के सारे गाँव वाले को खा जाता है। तभी से ही किसी की भी हिम्मत नहीं है कि इस माउंटेन में आ करके वो दोबारा हंटिंग कर पाए। तो तभी से ही इस पूरे जेड किंगडम में ये खबर फैल गई कि ये एक फॉरबिडन एरिया है जहाँ जाने वाला हर कोई मारा जाएगा। लेकिन फिर भी पेंगुइन उसे ये तसल्ली देता है कि ये 1000 साल पुरानी बात है और अभी ऐसे क्रिएचर्स होते कहाँ हैं। कल रात जिस मामूली से एनाकोंडा को तुमने मारा था, यूजुअली उसी तरह के एनाकोंडास रिवर के किनारे पाए जाएंगे। अब कई घंटे चलने के बाद उन्हें फाइनली एक नदी दिख जाती है, इसके अंदर फैंगियो के किसी वाइटल स्पिरिट के फ्लो होने की चमक दिखती है। अब उसी वाइटल स्पिरिट को जानने के लिए वो उसके अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। इतने में यहाँ सीन चेंज होता है और हमें दूसरी पार्टी को दिखाया जाता है, जिसपे अब एनाकोंडास ने हमला कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जो उनकी आर्मी फोर्सेस होती है वो लगातार उन पे फायरिंग कर रहे होते हैं। लेकिन वो जो एनाकोंडा होता है वो उसके कई सारे लोगों को निगल लेता है। आगे हम ली शिहाओ को देखते हैं, जो वाकई में काफी साहसी बंदा होता है। वो ऐसे एम के साथ उस एनाकोंडा पे निशाना लगाता है कि एक ही झटके में उसे मार डालता है। अब वो अपने बंदे को ये ऑर्डर देता है कि वो लगातार उस दूसरे एनाकोंडा पे ऐसी जगह पे हिट करे ताकि बुलेट्स उसके अंदर जा पाए। अब सारी उसकी आर्मी फोर्सेस एक ही साथ उस पे निशाना साधते हैं, जिससे उस दूसरे एनाकोंडा को भी वो मार डालते हैं। आगे वो ये नारा लगाते हुए कि उस पेंगुइन को किसी भी हालत में पकड़ना है ताकि उनके ये जो मरे हुए साथी हैं उनके सोल्स को हेवन में आसरा मिल जाए। कि यहाँ पे अब सीन कट होता है और हमें उस रिवर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसी म्यूटेड एनाकोंडा का स्किन एक बड़े से पत्थर के नीचे दबा होता है। ये दोनों उसकी चमड़ी को बाहर निकालते हैं, जिससे लगातार वही वाइटल स्पिरिट रिलीज हो रही होती है। लेकिन अब इतने में ही एक जायंट एनाकोंडा उन पे अटैक करता है और फैंगी अपने गबाले की पावर से उस पे हिट करता है, जिससे वो जो फायर बॉल होता है वो सीधे उस एनाकोंडा के पेट में जाता है और ये दोनों उस रिवर से बाहर निकलते हैं। इसे देखकर पेंगुइन को यकीन हो जाता है कि वो जो म्यूटेड एनाकोंडा है, जो कि 1000 साल पुराना था, वो अब भी जिंदा है। कि इतना बड़ा स्किन किसी नॉर्मल एनाकोंडा का नहीं हो सकता, क्योंकि ये 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। आगे फैंगी उसकी वाइटल स्पिरिट को सेंस करने के लिए अपने गबाला की पावर को यूज करता है ताकि वो उस म्यूटेड एनाकोंडा के लोकेशन को ट्रेस कर पाए। अब यहाँ पे वो अपने विजन में एक गुफा को देखता है जिसके अंदर वही म्यूटेड एनाकोंडा होता है। फैंगी यहाँ पे जल्द से जल्द डिसाइड कर लेता है कि उन्हें किसी भी हाल में इस सैवेज माउंटेन को जल्द से जल्द छोड़ना होगा। आगे वे लोग नदी को फॉलो करते हुए वहाँ पे आगे बढ़ते हैं ताकि उन्हें उस माउंटेन का एग्जिट पॉइंट मिल जाए। लेकिन वहाँ की जो स्मेल होती है वो काफी एबनॉर्मल होती है, क्योंकि अब वे दोनों एक ऐसे एरिया में पहुंच चुके थे जो कि सांपों का गढ़ होता है। अब उनमें से एक नॉर्मल एनाकोंडा उन पे अटैक करता है। फैंगी अपनी तलवार का यूज करते हुए उसे मार तो देता है, लेकिन आगे उसे पता चलता है कि यहाँ पर इस तरह के कई सारे और भी एनाकोंडास हैं। इसमें फैंगी अपने स्क्वायरल को कहता है कि वो इन एनाकोंडास को ल्योर करके दूसरी तरफ ले जा सके ताकि वो घायल पेंगुइन की मदद कर सके। अब आगे हम उस नन्हे से स्क्वायरल को देखते हैं जो कि उन एनाकोंडास को अट्रैक्ट करने के लिए उन पे छोटी छोटी पत्थरों से अटैक करता है, जिससे कुछ उसका पीछा करने लगते हैं। आगे फैंगी यहाँ पेंगुइन को संभालता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो जगह होती है वो उन एनाकोंडास का घोंसला था। इसीलिए उसके जैसे और भी कई सारे एनाकोंडास लगातार उस गुफा से बाहर निकलते हैं। फैंगी एक एक करके अपनी गबाला की पावर का यूज करके उन्हें खत्म करता है, लेकिन उनकी तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही होती है। इस पे जो बिन होता है वो अपने स्मोक बॉम्ब पर उन पे यूज करता है। अब उस स्मोक बॉम्ब की वजह से वो एनाकोंडास तो वहीं मर जाते हैं, लेकिन इसकी जो गंध होती है वो उस म्यूटेड एनाकोंडा को जगा देती है। जैसे ही ये दोनों उस सैवेज माउंटेन से बाहर निकलने वाले होते हैं कि इनका सामना उस बड़े से म्यूटेड एनाकोंडा से होता है। उससे बचते हुए ये तेजी से आगे भागते हैं, लेकिन अब वो उस विशाल काय एनाकोंडा की नजरों में आ चुके थे। साथ ही वो एनाकोंडा इतना बड़ा होने के बावजूद एक ऐसे जहर को इमिट करता था जो कि तेजाब से भी ज्यादा खतरनाक होता है। आगे फैंगी अपने शॉट से लगातार उसे टारगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी चमड़ी वाकई में बहुत ज्यादा मोटी होती है जो उसे थोड़ा सा भी हर्ट नहीं कर पाती। आगे फैंगी उसके पॉइजनस अटैक से बचने की कोशिश करता है कि इतने में हम फैंगी के वो लिटिल स्क्वायरल को देखते हैं जो इतना पिद्दू सा होने के बावजूद भी यहाँ फैंगी की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है।
लेकिन यहाँ फैंगी की इतनी शार्प तलवार जब उसकी मोटी चमड़ी को भेद नहीं पाती तो इस नन्हे से स्क्वायरल के नाखून उसकी चमड़ी को क्या भेदेंगे। आगे हम देखते हैं कि फैंगी अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर लेता है ताकि वो उस म्यूटेड एनाकोंडा के द्वारा फेंके गए जहर से बच पाए। लेकिन वो पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो उसके शील्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन आखिरकार फैंगी के जो शॉट होती है वो उस एनाकोंडा को हिट करती है। ये देखते हुए बिन उसकी मदद करने को आगे बढ़ता है, लेकिन उस एनाकोंडा द्वारा उसे ऐसा हिट किया जाता है कि वो रिवर में गिर जाता है। इधर फैंगी की जो तलवार होती है वो उस एनाकोंडा के अंदर ही स्टक होकर रह जाती है और उस म्यूटेड एनाकोंडा के खूंखार चेहरे के साथ ही इस एपिसोड को फिनिश कर दिया जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है, हम देखते हैं कि फैंगी अब उस एनाकोंडा के मुंह में जा गिरा है। यहाँ पे अपने आप को उसने बचाने के लिए एक शील्ड तो ओपन कर लिया है, लेकिन अब वो शील्ड ज्यादा देर तक नहीं रह पाती, जिसके कारण अब फैंगी उस जायंट से एनाकोंडा के गले में जा फंसता है। अब आगे फैंगी उसके गले में ही अपने शॉट से अटैक करता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि अब उस एनाकोंडा के पेट से बहुत सारा वेनम निकल रहा होता है। और वो जहरीला पदार्थ इतना भयानक होता है कि फैंगी अपने आप को उससे बचाने के लिए वापस से एक शील्ड क्रिएट करता है। अचानक से जब वो एनाकोंडा अपने उस जहर को बाहर निकालता है तो उसके समेत यहाँ फैंगी पे बाहर निकल जाता है। अब आगे हम उस म्यूटेड एनाकोंडा और फैंगी के बीच एक शानदार सी फाइट को देखते हैं। वहाँ वो एनाकोंडा फैंगी को लगातार निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी हम फैंगी को देखते हैं कि वो अपने गबाला लॉकेट से हेल्प मांगता है। इससे पहले कि फैंगी उस पे अटैक कर पाता, हम उस एनाकोंडा को देखते हैं जो लगातार अपने वेनम से फैंगी पे अटैक कर रहा होता है और उसी के जहर से बचने के लिए फैंगी उसी म्यूटेड एनाकोंडा की गुफा में जा छुपता है। लेकिन यहाँ आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद होता है। इस पे उसकी पेट गिलहरी जो होती है वो उससे कहती है क्यों ना हम साथ मिलके इससे फाइट करें, और हमें लगता है कि वो गिलहरी अब ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़े से जायंट में बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी साइज में बस थोड़ा सा ही बदलाव होता है, लेकिन वो गिलहरी पूरी हिम्मत के साथ उस एनाकोंडा से फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे फैंगी ये डिसाइड करता है कि हालांकि इस एनाकोंडा ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक ड्रैगन के शेप में बदल लिया है, लेकिन फिर भी ये अंदर से तो एक स्नेक ही है जिसकी कुछ न कुछ कमजोरी जरूर होगी। और यहाँ फैंगी को उसकी कमजोरी भी मालूम हो जाती है, जो कि उस एनाकोंडा के हार्ट पे अटैक करने से वो शायद मर जाए। अब ये दोनों उसके हार्ट पे अटैक करने के लिए लगातार उसके जहरीले वेनम से बचते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं। फाइनली यहाँ फैंगी उस पे लगातार अटैक करते हुए आखिरकार एक अटैक उसके दिल पे जा लगती है, जिसके कारण उस एनाकोंडा के अंदर से लगातार वेनम की बौछारें निकलने लगती हैं। इधर दूसरी तरफ हम उस छोटी सी गिलहरी को देखते हैं जो कि उस बड़े से एनाकोंडा की आंखों पे अटैक करती है, जिसके कारण उस एनाकोंडा को आगे कुछ नहीं दिखता। लेकिन अब भी वो एनाकोंडा काफी खतरनाक होता है और अब वो उस गिलहरी के स्मेल से उसका पीछा करने लगता है। और यहाँ अब अपनी गिलहरी को बचाने के लिए फैंगी भी उसके पीछे जाता है और ये सीन बड़ा ही कमाल का होता है, जहाँ पे हम उस बड़े से एनाकोंडा को के पेड़ पे लिपटता देखते हैं और यहाँ पे उसी के ऊपर फैंगी भी चढ़ रहा होता है। लेकिन अब फैंगी उस एनाकोंडा को ऐसा उलझाता है कि वो पेड़ की शाखाओं में ही लिपट के रह जाता है, जिसपे फैंगी अब उस पे ऐसा अटैक करता है कि वो एनाकोंडा एक बड़े से पेड़ से जाके टकराता है और नीचे गिर जाता है। अब यहाँ फैंगी उस एनाकोंडा के कमजोर कड़ी को देख चुका होता है और यहाँ अपने गबाला से हेल्प मांगता है और वो उसी पे निशाना लगाता है। अब यहाँ पे उस गबाले की पावर एक्टिवेट होती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि अब वो जो शॉट होती है सीधा उस म्यूटेड एनाकोंडा की मोटी सी चमड़ी को भेदते हुए उसके दिल में जा लगती है। कि तभी अपनी पूरी ताकत के साथ फैंगी उस एनाकोंडा के सारे शरीर को चीरते हुए पानी में जा गिरता है। अब यहाँ पे उस म्यूटेड एनाकोंडा के मरने के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके सारे दोस्त अब पिंक फैमिली के कैंप में पहुंच चुके होते हैं। अब हमें यहाँ पेंगुइन के फादर को दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों के यहाँ पे अकेले आने की वजह से काफी नाराज थे। उनका ये कहना होता है कि आखिर तुम लोगों ने मेरे बेटे को उस खतरे में क्यों छोड़ दिया। साथ ही उन लोगों ने उसके बॉडीगार्ड यानी उस टाइगर गर्ल को भी कैप्चर कर लिया है, जिसपे सनपो यहाँ उन्हें आश्वासन देता है कि हालांकि वो उस खतरनाक सैवेज माउंटेन में तो गए हैं, लेकिन पेंगुइन के साथ हमारा दोस्त फैंगी भी है जिसके टैलेंट पे हमें पूरा विश्वास है और वो उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं होने देगा। और फैंगी बिन को ही बचाने के लिए उस सैवेज माउंटेन में गया है और फैंगी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, वो पेंगुइन को सही सलामत उस सैवेज माउंटेन से जरूर क्रॉस करवा लेगा। लेकिन अगर आपको अभी विश्वास नहीं है तो कुछ आदमियों के हमारे साथ भेज दो, हम उन्हें जरूर ढूंढ कर ले आएंगे। अब यहाँ फिर सीन चेंज होता है और हमें फिर से सैवेज माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ली शी-हाओ अपने सारे आदमियों के साथ उसी जगह पे पहुंच चुका था, जहाँ पे फैंगी और उस म्यूटेड एनाकोंडा के बीच फाइट हुई थी।
यहाँ वे लोग अभी भी उस पेंगुइन के पैरों के निशान को फॉलो कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें समझ में आता है कि उसकी मदद कोई और कर रहा है। तभी हम ली शिहाओ के एक आदमी को देखते हैं कि वो उस जहरीले वेनम पे पैर रख देता है, जिसके कारण उसका पैर गलने लगता है और उसे इतना ज्यादा हर्ट हो रहा था कि वो चिल्लाने लगता है, जिसके कारण ली शिहाओ यहाँ पे अपने ही बंदे को मार डालता है और उन सभी को ये ऑर्डर देता है कि हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिन आदमियों की हम तलाश कर रहे हैं उन्हें हमें जिंदा पकड़ना है, क्योंकि अगर वो मारे गए तो उनके पीछे इतनी दूर तक आना काफी बोरिंग होगा। अब उसका वो जो कमांडर होता है वो आंख बंद करके उसके इशारों को फॉलो करता है, ये देखते हुए भी कि वो 1000 साल वाला म्यूटेड एनाकोंडा अब भी जिंदा है और उसका मात्र एक बूंद का जहरीला वेनम किसी एसिड से कम नहीं है। फिर भी वो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए सारे आदमियों समेत उसके पीछे चलने को तैयार हो जाता है, जिसपे वो जो टाइगर गर्ल होती है उससे कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, जो इस सनकी का साथ देने के लिए तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। जिसपे वो कमांडर टाइगर गर्ल को ही एक जोरदार चांटा मारता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर के बारे में ऐसा कहने की। और यहाँ हम उस टाइगर गर्ल को देखते हैं कि वो मन में इससे भी बुरा उस ली शिहाओ के बारे में कह रही होती है। यहाँ पे सीन चेंज होता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक ड्रोन की मदद से सनपो जो होता है वो पेंगुइन को ढूंढ लेता है। बिन के पास जाते ही वो उसे वापस अपने कैंप चलने को कहते हैं, जिसपे बिन वापस चलने से इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि फैंग उसके भाई जैसा है और उसने उसकी कई बार जान बचाई है, तो अभी खतरे में उसे वो छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। जब उस एनाकोंडा से वो फाइट कर रहा होता है तो उसने फैंगी को उसके केव में जाते हुए देखा था। अब आगे सभी लोग फैंगी को सर्च करने के लिए उस गुफा के अंदर जाते हैं और इधर हम ली शिहाओ के आदमियों को भी देखते हैं कि उन्हें भी कई सारे पैरों के निशान दिखते हैं और वो भी उसको फॉलो करते हुए उसी दिशा की तरफ जा रहे होते हैं। अब आगे हमें गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब फैंगी को होश आ चुका था और यहाँ पे उसके पास फिर से उसकी गिलहरी पेट नहीं होती है, जिसे वो ढूंढने के लिए गुफा के अंदर तक चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक नॉर्मल सा एनाकोंडा अटैक करता है और यहाँ फैंगी इतने बड़े म्यूटेड एनाकोंडा को जब मार सकता था तो उसके सामने ये नॉर्मल एनाकोंडा क्या चीज थी। वो अपने एक ही वार से एक ऐसा अटैक उस पे करता है कि उस एनाकोंडा का यही काम तमाम हो जाता है। आगे फैंगी को उसकी गिलहरी तो मिल जाती है, लेकिन अब वो उस गुफा के एक अंदरूनी जगह में पहुंच चुका था, जहाँ पे उसे एक ऐसा स्टैचू दिखता है जिसके गले में हूबहू गबाला के जैसा ही लॉकेट होता है। अब उसकी जो गिलहरी होती है वो जानबूझ करके इस जगह पे छुपी हुई थी ताकि वो फैंगी को यहाँ पे लेके आए। हम उसे स्टैचू के उस लॉकेट के पैटर्न को देखते हैं, जो कि बिल्कुल फैंगी के गबाला जैसा ही दिखता है और यहाँ पे वो दोनों लॉकेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण एक फॉर्मेशन वहाँ पे क्रिएट होता है। अब यहाँ पे उस फॉर्मेशन में फैंगी को कुछ इमेजेस दिखाई देते हैं, जो उसी स्टैचू बने आदमी के होते हैं, जिसे मारने के लिए कोई चेस कर रहा होता है। यहाँ पे उनसे बचते हुए वो सीनियर यहाँ पे आए थे ताकि वे यहाँ पे छुप करके अपने वॉन्ड्स को हील कर सकें। और उस एनाकोंडा के इतने बड़े विकराल ड्रैगन के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन होने का यही कारण था कि वो इस सीनियर की वाइटल स्पिरिट से काफी ज्यादा प्रभावित हो चुका था। आगे हमें फैंगी का गबाला लॉकेट दिखाया जाता है, जो कि उस स्टैचू वाले पर्सन के गबाला लॉकेट से पूरी तरह से मर्ज हो जाता है। यहाँ पे उन दोनों लॉकेट्स के मिलने के बाद फैंगी इस सोच में था कि आखिर इस सीनियर के साथ गबाला का क्या रिलेशन है और ये आखिर मुझे क्यों मिला है और इसके पीछे का मुझे राज किसी भी तरह से जानना है। तभी हम देखते हैं कि फैंगी जिस जगह पे खड़ा होता है वहाँ पे एक अजीब सा पैटर्न बन जाता है और इससे पहले कि फैंगी और उस गुफा में आगे जा करके इसका रीजन समझ पाए और वहाँ पे गबाला के बारे में और कुछ क्लूज ढूंढ पाए, वहाँ पे फैंगी के दोस्त उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा घबराए होते हैं उस म्यूटेड एनाकोंडा को लेकर के। तभी फैंगी उनसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जायंट एनाकोंडा मारा जा चुका है। और सभी उसके दोस्त उसे यहाँ जिंदा पा करके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पे हमें एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे विलेन ली शिहाओ की, जो आती है उन सभी से कहता है कि अच्छा हुआ तुम सभी यहाँ पे मुझे मिल गए हो और सारे के सारे जिंदा हो। और अब वो अपनी गन दान देता है उन पे, ये कहते हुए कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और उसके इसी डायलॉग के साथ ये एपिसोड यही फिनिश होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। आगे एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पेंगुइन ली शिहाओ से कहता है कि ये बिन फैमिली और ली फैमिली के बीच की बात है, तुम्हें यहाँ दूसरे लोगों के बीच में नहीं लाना चाहिए और इन सब की सेफ्टी के बदले में हमारी जो पिंक फैमिली है वो जेड किंगडम के 3 साइड्स को तुम्हें देने के लिए तैयार है। इस पर ली शिहाओ एक नंबर का ठरकी होता है, वो पेंगुइन से कहता है कि उन 3 साइड्स को तो मैं लेकर के ही रहूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे एक और बंदी चाहिए जो तुम्हारी ही ग्रुप की है, इसका नाम सोजिया है और इसे तुम्हें हम मेरे पास भेजना होगा। फैंगी इस बात को मानने के लिए पूरी तरह से इनकार करता है, क्योंकि सोजिया कोई सामान नहीं है जिसका सौदा किया जाए।
इस पे सोजिया उससे कहती है कि वो होस्टेज बनने के लिए तैयार है। इतने में फैंगी को मौका देख करके इस पागल इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी। यहाँ पे इनके बीच डील तय होती है और एक तरफ से वो ली शिहाओ यहाँ टाइगर गर्ल को छोड़ने वाला था और दूसरी तरफ सोजिया उसके पास जाने वाली थी। अब यहाँ भी इन लड़कियों की अदला बदली शुरू होती है और मौका देखती है सोजिया यहाँ फैंगी को इशारा करती है और फैंगी अपनी गबाला की पावर को एक्टिवेट करता है। अब जैसे ही गबाले की पावर एक्टिवेट होती है हम देखते हैं कि फैंगी अपने आदमियों के चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर देता है। इसके कारण ली शिहाओ के आदमी जितनी भी ज्यादा फायरिंग कर रहे होते हैं यहाँ फैंगी और उसके दोस्त सेफ थे। इधर दूसरी तरफ हम उस ली शिहाओ को देखते हैं जो कि गबाला की पावर्स को देख करके पूरी तरह से हैरान था। यहाँ पे उसके मन में लालच जागता है। अब जैसे ही फैंगी अपने गबाला से मदद मांगता है फैंगी समेत उसके सभी दोस्त वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और गबाला की इस चमत्कार को देखते ही वो जो ली शिहाओ होता है उसके मन में एक ऐसा लालच जागता है कि वो किसी भी तरह से इस गबाला की पावर को अपनाना चाहता था। आगे हमें उस सैवेज माउंटेन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैंगी समेत सभी लोग टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं कि इतने में उन सबको ढूंढते हुए यहाँ प्रोफेसर भी आ जाते हैं। यहाँ पिंगबिन के फादर ने उनकी रक्षा के लिए एक आर्मी भी भेजी होती है, लेकिन प्रोफेसर यहाँ पिंगबिन के लिए एक बुरी खबर लाए होते हैं कि पिंगबिन के फादर को ही किसी ने जहर देने की कोशिश की है और वो जो बंदा था उसे ली फैमिली ने ही घूस देकर उनकी फैमिली में भेजा था। लेकिन आगे वो बताते हैं कि फॉर्चुनेटली यहाँ पिंगबिन के जो फादर है वो उस जहर से बच तो गए हैं और उन्होंने अब ये निश्चय कर लिया है कि अब वो उस पूरी ली फैमिली को इस पूरे जेड किंगडम से जड़ से उखाड़ के रहेंगे और इस काउंटर अटैक के लिए उन्होंने अपनी एक आर्मी तैयार कर ली है। अब पिंगबिन यहाँ काफी खुश हो जाता है अपने फादर के इस डिसीजन पे और वो हमेशा से चाहता था कि उसके फादर इसी तरह का एक डिसीजन ले। बागे यहाँ पिंगबिन अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड वो टाइगर गर्ल को बचाने के लिए एक बार फिर से फैंगी को थैंक्स कहता है और अपने इस फेवर को लौटाने के लिए वो फैंगी समेत उसके दोस्तों को इस जेड किंगडम से जल्द निकलवा के रहेगा क्योंकि इस जेड किंगडम में अब वॉर का माहौल छिड़ने वाला है। फैंगी और उसके दोस्त जिस इरादे के लिए इस जेड किंगडम में आए थे वो तो पूरा हो चुका होता है क्योंकि उन्हें एक हाई क्वालिटी का जेड मिल चुका होता है ताकि वो अपने लिए एमुलेट बना सके कि वो जो जेड पेंडेंट होता है वही उन्हें उस मैन ईटिंग केव से बचा सकता था। आगे फैंगी पिंगबिन से कहता है कि वो उन सभी को उसी ज़िगुआन विलेज में पहुंचा दे जहां पे वो मैन ईटिंग केव है। अब हमें अगले सीन में उसी विलेज के ही एक ओल्ड मैन अमिंग को दिखाया जाता है। अब ये अमिंग वही बंदा होता है जिसने इन सबको पहली बार उस मैन ईटिंग केव में लेकर के गया था। यहाँ हमें उसी छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जिसका ट्रीटमेंट फैंगी ने किया था क्योंकि ये लड़की चल नहीं पाती थी। फैंगी ने अपने गबाला की पावर से ही इसे हील किया था और इसने फिर से चलना शुरू कर दिया था। इसी एहसान के तले अमीन काफी खुश हो जाता है और उन सभी को उस मैन ईटिंग केव में ले जाता है, भले ही वहाँ पे कई ज्यादा खतरा था। लेकिन उस छोटी लड़की के अंदर यहाँ पे गबाला की पावर्स भी आ जाती है जिसे देख करके यहाँ पे फैंगी एक फ्लैशबैक में जाता है कि जिस दिन उसने इस लड़की को हील किया था उसकी कुछ पावर से इस लड़की को भी महसूस हुई थी, इसीलिए वो भी अब इस गबाला की पावर को डिटेक्ट कर सकती है और मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर सकती है। आगे अमिंग इस एहसान को चुकाने के लिए फिर से उन्हें उसी गुफा के पास ले जाने की बात कहता है, जिसपे संफो उससे कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे फैटी ने पहले से ही उस रास्ते को अपने मोबाइल में मेमोराइज कर लिया है। हमें उन सभी की काफी अच्छी बॉन्डिंग के दिखाने के साथ साथ वो लोग काफी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। अब अगले सीन में हमें उसी ली शिहाओ को दिखाया जाता है जो कि सोजिया की ही बचपन की तस्वीर देख रहा होता है और देखते हुए इतनी ज्यादा वो अजीब सी हरकतें करता है कि मानो वो हवस के मारे उसे खा ही जाएगा। कि जो इसका कमांडर आता है वो उसे सारी बात बताता है कि फैंगी एक्चुअल में अपने दोस्तों के साथ एक ज़ुआन नाम के विलेज में गया है जहाँ पे उस मैन ईटिंग केव के अंदर जाने के लिए उसको एक खास तरह के जेड की जरूरत थी। उसी जेड पेंडेंट को बनाने के लिए वे सभी इस जेड किंगडम में आए थे। साथ ही वो कमांडर उसे ये भी बताता है कि एक आमिंग नाम के ओल्ड मैन ने उसकी मदद की थी उस गेव तक पहुंचाने के लिए, जिसकी एक ग्रैंड डॉटर होती है वो चल नहीं पाती थी और उस ग्रैंड डॉटर से जैसे ही वो फैंगी मिला उसकी डॉटर चलने लगी। आगे वो जो ली शिहाओ होता है वो भी उस विलेज में जाने के लिए अपने कमांडर को ऑर्डर देता है कि उस गबाला की पावर्स को उसने देखा था और वो उसे किसी भी हाल में ये पावर्स चाहिए थी, जिसपे कमांडर उसे बताता है कि पिंगबिन ने हमारे खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया और अभी अगर हम मैदान छोड़ के गए तो ये पूरा जेड किंगडम उसके हाथों में चला जाएगा। जिस पे ली शिहाओ से कहता है कि अगर हमें वो गबाला की पावर मेरे हाथ में लग गई तो पिंगबिन तो क्या मैं इस पूरी दुनिया पे राज कर सकता हूँ।
आगे वो सोजिया को लस्ट भरी नजरों से फिर से देखते हुए कहता है कि मैं दोबारा तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फैंगी ने उस जेड स्टोन को रिफाइन करके अपने दोस्तों के लिए उसने जेड पेंडेंट बना लिया होता है, ताकि उस गुफा के अंदर ये जेड पेंडेंट उनकी सुरक्षा कर सके। आगे वो बचे हुए 2 जेड पेंडेंट्स को अमिंग और उसकी ग्रैंड डॉटर को भी देता है, ताकि वो अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर सके। यहाँ फैंगी उन सभी से विदा लेते हुए अपने दोस्तों समेत उसी केव की तरफ बढ़ जाता है। इधर हमें उसी ली शिहाओ की पूरी आर्मी को दिखाया जाता है, जो कि उसी विलेज में आबाद हमका होता है। कि उसके कमांडर को हम देखते हैं उसी अमिंग के घर में जाते हुए, जो उनके हाथों में जो फैंगी ने अभी अभी जेड पेंडेंट दिया होता है को छीन लेता है और बाद में जाके ली शिहाओ को रिपोर्ट करता है कि फैंगी अपने दोस्तों के समेत उसी गुफा के अंदर जा चुका है। अब आगे ली शिहाओ भी अपनी पूरी आर्मी समेत उसी गुफा की तरफ बढ़ता है, जहाँ हमें फैंगी और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। वो अब जैसे ही उस गुफा में इंटर करने ही वाले होता है कि वहाँ पे ली शिहाओ का आगमन होता है। ली शिहाओ के सोल्जर्स यहाँ फैंगी को देखते ही उस पे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। आगे ली शिहाओ यहाँ फैंगी को सरेंडर करने को कहता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो अगला टारगेट उसके दोस्तों को बनाएगा। यहाँ फैंगी अपनी गबाले की पावर को एक्टिवेट करता है और अपने सभी दोस्तों को सबसे पहले उस केव के अंदर जाने को कहता है, ताकि वो यहाँ पे रुक करके ली शिहाओ के सोल्जर्स के अटैक से इन्हें बचा सके। आगे हम उस पागल ली शिहाओ को देखते हैं, जो कि सोजिया से कह रहा होता है कि मेरे अंदर उस गबाला की पावर नहीं है, इसीलिए तुमने मुझे चूज नहीं किया। इसी स्पेशल पावर की वजह से तुमने मुझे नहीं उस फैंगी के चूज किया है, इसलिए मैं अब वो स्पेशल पावर ले लूंगा और जैसे ही वो पावर मेरी होगी तुम भी मुझे चूज करोगी। कि आगे हम देखते हैं कि उसके सारे बंदर यहाँ पर फायरिंग करना शुरू करते हैं। इतने में फैंगी के दोस्त और फैंगी समेत वो सभी गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे फैंगी और उसके दोस्तों के पास वो जेड पेंडेंट होने के कारण उस गुफा के अंदर जो अजीब सी कोल्डनेस होती है, इसका इफेक्ट उन्हें नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ उसी ली शिहाओ के सोल्जर्स को देखते हैं कि उन्हें ठंड के मारे काफी कपकपी हो रही होती है। जैसे ही वो अपने बॉस से कहते हैं कि वो और आगे नहीं जा पाएंगे, यहाँ पे उनका जो बॉस ली शिहाओ होता है वो अपने ही बंदों को मारते हुए कहता है कि और कोई है जिससे ये आगे नहीं जाना है। अब यहाँ मौत के डर के कारण सभी उसके सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं। आगे हम फैंगी को देखते हैं, जो ली शिहाओ को अपने करीब आता देख ये डिसाइड करता है कि वो सभी एक बहुत बड़े क्रिस्टल के पीछे छुप जाएंगे। लेकिन जैसे ही ली शिहाओ वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ वो फैंगी से कहता है कि तुम अगर अपनी मर्जी से यहाँ मेरे सामने नहीं आए तो मैं इस पूरी गुफा को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिससे तुम तो बच जाओगे अपने गबाले की पावर से, लेकिन सारे के सारे तुम्हारे जो दोस्त है वो यहीं पे मारे जाएंगे। जिस पे फैंगी उसके इस धमकी पे बाहर तो नहीं निकलता। अब हम उसी पागल ली शिहाओ को देखते हैं, जो अंधाधुंध वहाँ पे फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे सारे क्रिस्टल्स गिरना शुरू हो जाते हैं। और आगे हम उसके सोल्जर्स को देखते हैं, जो कि एक एक करके जमना अब शुरू हो चुके थे। और वहाँ जैसे उन सोल्जर्स की बॉडी जमती है, वो क्षण भर में ही गिर के डिस्ट्रॉय हो चुके थे। लेकिन यहाँ उस ली शिहाओ और उसके कमांडर को कुछ नहीं होता, क्योंकि उन दोनों ने फैंगी के द्वारा बनाया गया उसी जेड पेंडेंट को अपने साथ रखा था, जो कि उस अमिंग से उसके कमांडर ने छीना था। अब यहाँ पे ली शिहाओ को समझ में आता है कि आखिर फैंगी जेड किंगडम में क्यों आया था, उस खास जेड की तलाश करने। और इसी के साथ गाइस हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं फैंगी जो होता है वो अपने लॉकेट गबाले के रहस्यों को जानने के लिए फिर से उस मैन ईटिंग केव में चला जाता है, जहां उसका पीछा करते हुए ली शिहाओ भी पहुंच जाता है। लेकिन ली शिहाओ वहीं एक सनकी आदमी था। वो वहां पे इतनी ज्यादा फायरिंग करता है कि वहां के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो अचानक से गिरने लगते हैं। अब यहाँ से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हम देखते हैं फैंगी अपने दोस्तों के साथ उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे गबाला का पैटर्न होता है। अब आगे फैंगी जैसे उस गबाला को उसके सामने अपेयर करता है, वो एक चाबी जैसे उसमें इंसर्ट होती है और एक नए रिल्म का वहाँ पे दरवाजा खुलता है। फैंगी के अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस को जानना होता है, इसीलिए वो अकेले उस रिल्म में जाने का डिसाइड करता है। बाकी अपने दोस्तों को वो वहीं वेट करने को कहता है, क्योंकि उस रिल्म में यांग एनर्जी काफी ज्यादा थी, जिसके कारण उन लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। अब आगे फैंगी को हम उस रिल्म के अंदर जाता देखते हैं, जहाँ पे उसे एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन दिखता है। जैसे ही फैंगी उस फॉर्मेशन में अपने पैर रखता है, वहाँ पे वो फॉर्मेशन एक सीध में आना शुरू हो गई थी। मानो का वो एक स्पेस टनल का मैकेनिज्म होता है, जो कि दो दुनिया के बीच आने जाने का पोर्टल होता है। जैसे ही इस फॉर्मेशन के सभी सर्कल्स एक सीध में आते हैं, फैंगी को वहाँ पे किसी की झलक दिखाई देती है। अब ये जो वुमेन होती है वो और कोई नहीं बल्कि फैंगी की ही मॉम होती है, जो कि यहाँ फैंगी को देख करके काफी खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि वो फैंगी से दोबारा मिलेंगी।
आगे वो बताना शुरू करती हैं कि उनके दुनिया में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी और अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें इस रियल में आना पड़ा। यहाँ पे उन्होंने मिस्टर तैंग नामक एक आदमी को फैंगी को सौंप दिया था और अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए उन्हें फिर से टाइम ट्रैवल करते हुए वापस जाना पड़ा। अब ये मिस्टर तैंग यहाँ फैंगी के मास्टर होते हैं जिन्हें बचपन से लेकर आज तक फैंगी को पाल पोस के बड़ा किया था। आगे उसकी मदर उसे बताती है कि वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते थे क्योंकि उनका फिर से टाइम ट्रैवल करना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए फैंगी के फादर ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए गबाला लॉकेट को उसके पास छोड़ दिया था। अब ये सब कुछ जानते ही फैंगी अपनी माँ को हक करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ता है वो उनके स्पिरिट से आर पार हो जाता है, जिसपे उसकी मदर उसे बताती है कि ये मात्र उसकी आत्मा है जो कि इस फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे है। जिसपे फैंगी उनसे पूछता है कि आप और फादर कहाँ हैं, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों से मिलना है और मैं वो जगह ढूंढ कर रहूंगा जहाँ आप लोग अभी हैं। जिसपे उसकी माँ उसे बताती है कि हमारा जो वो वर्ल्ड है वो काफी एंशिएंट वर्ल्ड है, वहाँ पे सभी लोगों के पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, साथ ही वहाँ पे एक्सट्रीमली हाई लेवल के पावर के भी लोग हैं। अभी तक हमारे वर्ल्ड से वो मुसीबत नहीं गई है और अगर तुम अपनी इस फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ हमारे वर्ल्ड में वापस आओगे, क्योंकि अभी भी तुमने गबाला की सारी शक्तियों को उजागर नहीं किया है, इसीलिए तुम हमारे लिए वहाँ पे एक वीकनेस बन जाओगे। इसीलिए तुम्हें तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक हम अपने वर्ल्ड से उस मुसीबत को दूर ना कर लें। अब आगे फैंगी के यूं पूछने पर कि आखिर कौन सी मुसीबत उनके दुनिया को घेरे हुए है, तो यहाँ उनकी मदर उसे बताती है कि हमारे वर्ल्ड पे किसी अनजान रहस्यमय टेक्निक ने चारों तरफ से कब्जा कर रखा है, जिसके कारण वहाँ पे अनगिनत संख्या में एलियन बीस्ट आ चुके हैं और हम सभी उसी एलियन बीस्ट से ही फाइट कर रहे हैं ताकि अपने वर्ल्ड को बचा सके। अब आगे फैंगी उनसे कहता है कि मैं तब तक के लिए इंतजार करूंगा और यहाँ पे सीन होता है चेंज। आगे हमें सोजिया को दिखाया जाता है जो काफी देर से यहाँ फैंगी का इंतजार कर रही थी कि तभी फैटी को वहाँ फिर से नेचर कॉल आता है और वो अपने साथ सैनपो को ले जाता है। जैसे ही ये दोनों वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे हमारे विलेन ली शिहाओ की एंट्री होती है, क्योंकि सोजिया को वहाँ पे हैरेस करना शुरू कर देता है और उसे बचपन की बात याद दिलाने लगता है कि वो सोजिया का बचपन का दोस्त है और सोजिया ने ही बचपन में उससे वादा किया था कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो उससे शादी करेगी। आगे ली शिहाओ का कमांडर भी यहाँ सैनपो और फैटी को पकड़ लेता है। आगे ली शिहाओ यहाँ सोजिया से कहता है कि फैंगी जरूर इस दरवाजे के अंदर गया है, तो उसे बाहर निकलने दो और उसकी जो पावरफुल शक्तियाँ हैं उसे मैं कैप्चर कर लूंगा और फिर मेरे पास भी वही सारी शक्तियाँ होंगी और फिर तुम मुझे चूज करोगी। जिसपे सोजिया उससे कहती है कि तुम पागल हो क्या जो बचपन की बात को इतना सीरियसली लेके रखा है। जिसपे ली शिहाओ उसे कहता है कि मैं अपनी प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ता और मैं तुम्हें भी अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ने दूंगा। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और उस टाइम ट्रैवल वाली मशीन पे हम कुछ हलचल होता हुआ देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस फॉर्मेशन में एक स्पेस क्रैक ओपन हो चुका है, जिसके चलते वो जो एलियन बीस्ट थे उनमें से ही एक स्ट्रेंज बीस्ट वहाँ पे अपीयर होता है, क्योंकि फैंगी की ही मदर के स्पिरिट का पीछा करते हुए उसे इस स्पेस क्रैक के बारे में पता चल जाता है। आगे यहाँ हम फैंगी की मदर को देखते हैं कि वो फैंगी से कहती है कि वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि अभी उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो इस एलियन बीस्ट का मुकाबला कर सके। लेकिन फैंगी यहाँ पे अपनी मॉम को बचाने के लिए उस बीस्ट पे अटैक करता है। दूसरी तरफ हम उसकी मॉम को देखते हैं कि वो वापस से उस फॉर्मेशन को रिवर्स करने की कोशिश करती है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि वो एलियन बीस्ट पूरी तरह से वहाँ पे अपीयर हो चुका था। यहाँ पे फैंगी के साथ उसकी फाइट होती है, लेकिन वो एलियन बीस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इतने में उसकी माँ उसे कहती है कि उसे गबाला की पावर को यहाँ पे यूज करना होगा, लेकिन इससे पहले कि फैंगी गबाला की पावर का यूज कर पाता है, यहाँ वो बीस्ट उसी पे ही अटैक कर देता है। अब आगे हमें यहाँ पे उस बीस्ट और यहाँ फैंगी के मॉम के बीच एक जबरदस्त फाइट को दिखाया जाता है, लेकिन अब वो एलियन बीस्ट अपनी इविल पावर को जनरेट करता है और जैसे ही वो फैंगी पे अटैक करने वाला होता है, फैंगी की मॉम उसकी सुरक्षा करती है, उसे वो दूर हटा देती हैं कि इतने में हम देखते हैं कि फैंगी का जो पेट स्क्वायरल होता है वो उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए आ जाता है और अब उस गिलहरी के अंदर से ही हम फैंगी के मास्टर यानी मिस्टर तैंग के स्पिरिट को बाहर निकलता देखते हैं। यहाँ पे मास्टर की स्पिरिट फैंगी को बताती है कि वो पावरफुल पर्सन बनने के लिए काफी सालों से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उनकी मौत का वक्त काफी नजदीक आ चुका था तो उन्होंने अपनी आत्मा को इस स्क्वायरल के अंदर डाल दिया था ताकि इस स्क्वायरल रूप में वो उसकी प्रोटेक्शन कर सके। अब इतने में ही वो एलियन बीस्ट अचानक से इन दोनों पे हमला करता है। अब आगे यहाँ पे उस एलियन बीस्ट के मास्टर के साथ जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन यहाँ मास्टर तैंग भी उस एलियन बीस्ट के सामने टिक नहीं पाते, इसलिए जो यहाँ फैंगी की मॉम होती है कि वो फैंगी से कहती हैं कि वो और मिस्टर टैंग मिल करके इस फॉर्मेशन को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इस एलियन बीस्ट को वापस से उनके दुनिया में भेज सके।
लेकिन तुम्हें इस फॉर्मेशन के बंद होने से पहले ही किसी भी हाल में इस रिल्म से बाहर निकलना होगा। अब काफी देर यहाँ फाइट करने के बाद वे दोनों मिल करके उस फॉर्मेशन को रिवर्स करना शुरू करते हैं, जिससे पूरी गुफा में ही हलचल मचने लगती है और हमें उस दरवाजे के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे अचानक से सब कुछ हिलने से सोजिया भी इस बात का फायदा उठाती है और वो उस ली शिहाओ से वहाँ फाइट करने लगती है। लेकिन उस हलचल के दौरान जब एक बहुत बड़ा पत्थर उन दोनों के ऊपर गिरने वाला होता है, तभी हमें ली शिहाओ के ट्रू लव को दिखाया जाता है। सोजिया को वो वहाँ से दूर हटा देता है और खुद ही उस बड़े पत्थर के नीचे आके दब के मर जाता है। अब आगे फैंगी के यहाँ सारे दोस्त उस दरवाजे के अंदर जाना चाहते थे ताकि वो फैंगी को बचा सके, लेकिन उनके पास वो कबाला वाली चाबी तो होती नहीं है जिसके कारण वो अंदर जा सके। इसीलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले वो इस गुफा से बाहर निकलेंगे और वहीं पे फैंगी का इंतजार करेंगे। आगे हमें यहाँ पर उस दरवाजे के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फॉर्मेशन रिवर्स होना शुरू होता है और उसकी माँ फैंगी से कह रही होती है कि तुम्हें जल्दी इस फॉर्मेशन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर ये बीस्ट तुम्हारे वर्ल्ड में चला जाएगा तो वहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। आगे हम फैंगी को देखते हैं जो ना चाहते हुए भी वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि मास्टर और मदर, मैं आप लोगों को ढूंढते हुए उस वर्ल्ड में एक दिन जरूर आऊंगा। अब वो फॉर्मेशन पूरी तरह से रिवर्स हो जाती है और उस एलियन बीस्ट को हम उसके अंदर जाता देखते हैं। इतने में ही फैंगी का जो स्क्वायरल होता है वो भी अंदर चला जाता है। यहाँ पे वो उन सभी को बचाने के लिए फिर से फैंगी उस फॉर्मेशन की तरफ भागता है, लेकिन उसकी मदर उसे जोर से हिट करती है और वो उसे फॉर्मेशन से बाहर निकालती है। आगे फैंगी जैसे ही उस दरवाजे से बाहर निकलता है, इधर उसके दोस्तों को पता चलता है कि फैंगी की लोकेशन वे लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अब ये सुनते ही सोजिया जो होती है वो फैंगी को ढूंढने के लिए फिर से उस केव के अंदर चली जाती है। इधर दूसरी तरफ फैंगी वापस से उस दरवाजे को खोलने के लिए उस पे जोर से हिट कर रहा होता है। यहाँ सोजिया उसे शांत करने के लिए उसे हक करती है और वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि फैंगी यहाँ पे सही सलामत था। बाकी के दोस्त भी उसके वहाँ पे आ जाते हैं, जो इन दोनों के इस पोजीशन में देख करके उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। ये फैटी उनसे कहता है कि तुम लोग जो कर रहे थे ना वो करना चालू रखो, क्योंकि हमने कुछ नहीं देखा। आगे फैंगी अपने दोस्तों समेत उस गुफा से बाहर निकलता है कि तभी फैंगी को एक कॉल आती है जो कि पेंगुइन के ही फादर की होती है। वो उसे सूचना देते हैं कि पेंगुइन के साथ बहुत बड़ी घटना घट चुकी है और उसे हेल्प करने के लिए वापस फैंगी को आना ही होगा। अब इस कॉल के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म किया जाता है। आप लोगों को ये कॉम्बो एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें।